वीरेन कुमार, जहां पर भारतीय बाजारों में आज हम देख रहे हैं खरीदारी का मूड देखने को मिला है, चौतरफा तेजी है। 17,945 के स्तरों पर इस समय निफ्टी 100.2 पर। निफ्टी बैंक में जोश है 150 अंकों तक का, लेकिन आज अगर किसी एक क्षेत्र ने आउट परफॉर्म किया है तो वो है दरअसल मिड कैप्स का पूरा पैक, जहां पर नियरली 2:1 के रेशियो में हम तेजी की तरफ बढ़े हैं और यहां पर भी मिड कैप इंडेक्स करीब 250.2 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे थे, बैंकों में तेजी देखने को मिली, चुनिंदा फार्मा कंपनियों में खरीदारी है, मूड अच्छी तेजी का। सवाल यही है अब यहां से आगे कितनी और बढ़त और कितना समय लगा सकता है उस नई ऊंचाई तक पहुंचने के लिए या फिर नई ऊंचाई बनाने के लिए। वीरो आफ्टरनून, मूड अच्छी तेजी का और बस उम्मीद यही है कि ये मोमेंटम जारी रहे। गुड आफ्टरनून। एंड और देखिए डेटा में तो है कि ये मोमेंटम कायम रहे, ये तेजी जो है कायम रहे। मैं इस वक्त के स्टेटस देखूं या फिर इनफैक्ट हर्षदा 12 बजे के डेवलपमेंट देखूं, डेटा शार्प है, एग्रेसिव है और कॉल राइटर्स नहीं है, पुट राइटर्स का कन्विक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। सुबह की मेरी क्लियर कट अप्रोच थी हर्षदा कि अगर हम आज सुबह 17, देखिए पहले तो हमने शुक्रवार के लॉन्ग्स को कैरी कराया, 919 बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 946 मिलेगा और 946 के ऊपर सस्टेन करे तो हमें निफ्टी में कम से कम जो ट्रेजेक्ट्री मिल सकती है ऑन द हायर साइड वो है करीब करीब 987 और 971 तक हम चले गए। लेकिन अगर आप इस वक्त के डेटा को देखें तो जिस प्रकार की 17,900 पे स्ट्रॉन्ग पोर्ट राइटिंग हो रही है, 17,800 पे स्ट्रॉन्ग पोर्ट राइटिंग हो रही है हर्षदा, मैं यही कहूँगा कि क्रॉसिंग 18,000 को क्रॉस करने की जो पोटेंशियल है इस बाज़ार के बहुत स्ट्रॉन्ग है। आईटी चल रहा है, केमिकल चल रहा है। आपका अगर आप देखें जो सीमेंट स्पेस है वो ज़्यादा सीमेंट स्टॉक्स जो हैं वो 52 वीक हाइक पे हैं, 146 अंकों पर आपका बैंक निफ्टी। आई थिंक रिलायंस आज कंट्रीब्यूट करता हुआ, उतनी रिक्वायर्ड फोर्स जितनी ज़रूरत थी हर्षदा वो सारी की सारी यहाँ पर है। तो कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स को देखने के बाद स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि 18,022 की ट्रैजेक्टरी पॉसिबल है। और जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है हर्षदा, टिल द टाइम ये बेस 1 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए। येस 7 आज हमारा सुबह ट्रेड था जो वो 40,510 के ऊपर था, लॉन्ग 690 मिलेगा, लेकिन अभी तक ये कोलैप्स नहीं हुआ है, याद रखिएगा। जब तक 390-410 के ऊपर है, स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए और करीब करीब 940-840 की ट्रैजेक्टरी आपको मिल सकती है। और जरा प्लीज़ निफ्टी बैंक के ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए, जरा उन्हें एक बार देखते हैं। वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हर्षदा 40,500, 40,600, 40,300, 40,400 के जोन में है, जो कि इंडिकेट करती है कि बैंक निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग बेस परसिस्ट करता है, आता है करीब करीब 40,500 के जोन में। लुक एट क्वांटम ऑफ पुट राइटिंग एट 19,000, यानी एट 40,500, 19 लाख एडिट, 33 लाख का आउटस्टैंडिंग। स्टे लॉन्ग अबव 40,410, 40,410 के ऊपर स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए और जो सुबह जो हायर लेवल्स पे आपको जो पिवट पॉइंट्स दिए गए थे उन पर फोकस कीजिएगा। डेटा हर्षदा अगर आप ऑप्शन स्टैट्स मुझसे पूछें तो स्ट्रांगली पॉइंट्स है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है हर्षदा। डेटा मजबूत है और दरअसल डाउ फ्यूचर्स की तरफ से भी संकेत मजबूती के ही हैं। मैं इस समय देख रही थी डाउ फ्यूचर्स करीब 94 पॉइंट की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ। नैस्डैक जहां पर पिछले सत्र यानी कि फ्राइडे के सेशन में 250 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली थी, वो इंडेक्स भी करीब 49.2 पर खुलेगा। तो स्ट्रेंथ है। डॉलर इंडेक्स दूसरी तरफ 2 वीक के लोज पर ट्रेड करता हुआ और ये सब भी दरअसल इक्विटी के फेवर में जा रहा है, इसीलिए भारतीय बाजार की चाल मजबूत है। तो आज की मजबूती में किन किन स्टॉक्स में खरीदारी बनी है, कहां पर मुनाफा वसूली का दबाव आया है, वो काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर फटाफट से हाजिर करेंगे। आज दरअसल क्योंकि एक ब्रॉड बेस्ड रैली है तो लगभग हर सेक्टर से आपको तेजी वाला कैंडिडेट दिखाई देगा। अदानी पोर्ट 3.5% ऊपर, इनफैक्ट अदानी ग्रुप कंपनियों में आज हमने देखा है फिर से एडिशनल खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। टेक्नोलॉजी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, टेक महिंद्रा टॉपिस्ट परफॉर्मर करीब 2-2.5% की बढ़त पर कारोबार करता हुआ। केमिकल कंपनियों पर आगे डिटेल में बात करेंगे। 6.5% ऊपर है दीपक नाइट्रेट का स्टॉक आज, और मॉर्गन स्टैनली ने अपने इंडेक्स में जो इसको हिस्सा दिया है, वेटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल में 7% ऊपर वो स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। तो ये तेजी वाले काउंटर जहां पर हमने देखा आज मजबूती का ही मूव, क्या नहीं चल रहा है। तो कोल इंडिया 2.5% का दबाव, यहाँ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की फिर से धुलाई शुरू हो गई है। एस्ट्रल पॉली जो एक तरफा तेजी वाला प्ले था, पिछले पूरे हफ्ते आपको
बार बार दरअसल हमारे जानकारों ने राय दी कि एस्ट्रल पॉली में मोमेंटम है, तो वहां पर कुछ मुनाफा वसूली आ जाती हुई दिखाई दी है। और बंधन बैंक दूसरी तरफ, जहां पर आज हम देख रहे हैं करीब 1.25% तक का नुकसान देखने को मिला है। कुल मिलाकर आज तेजी के ट्रेड्स आपको ज्यादा दिखाई देंगे और इस तेजी में टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। बैंकों में अच्छी खासी वृद्धि बनती दिखाई दे रही है। केमिकल स्टॉक्स तो हैं ही, तो अलग अलग पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ आज के दिन आपको साफ नजर आएंगे। और सीमेंट को नहीं भूल सकते हैं, सीमेंट में पिछले हफ्ते की जो रैली है वो अब भी कायम है। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स के लिए आज हम बात करेंगे शरद अवस्थी से। टेक्निकल पैनल में आज हमारा साथ दे रहे हैं प्रकाश गाबा, राजेश सातपुते, मानस जायसवाल और अजीत मिश्रा। अमित सेठ को भी कुछ ही देर में जोड़ने वाले हैं। ये सब आपको बताएंगे कि आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। और हर रोज की तरह 4 का चौका मिलेगा, यानी कि हर 10 मिनट में आपको एक बेहतरीन ट्रेड। शुरुआत होगी सस्ता ऑप्शन के साथ जो अमित सेठ देंगे 2.20 पर, 2.30 पर एफनो का सुपर स्टार मानस जायसवाल, चार्ट का चमत्कार अजीत मिश्रा देंगे और 2:30 बजे हम लेकर आएंगे आपके लिए 2:40 के आसपास और 2:30 बजे के आसपास आपके लिए लेकर आएंगे मिड कैप फंडा शरद अवस्थी के भरोसे। साथ ही साथ टीटागढ़ वैगन्स खबरों में है, स्टॉक में थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला था। इनकी एक सब्सिडरी ने अच्छी खासी फंड रेज किए हैं, बड़े निवेशकों ने हाथ दिया है इसमें, उस पर बात करेंगे कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी उमेश चौधरी से। और ऑफ कोर्स सुदीप बंदोपाध्याय से भी चर्चा होगी आगे और आपके लिए लेकर आएंगे डीलिंग रूम चेक, क्या चल रहा है। खूब सारा एक्शन मार्केट वाला स्क्रीन पर हमेशा रहेगा। जी हाँ, इस बीच याद रखिएगा मार्केट्स में एक हर्षता की बात करते करते एक सुपर स्विंग आया लगभग 17-18 पॉइंट का। अगर आप देखें वर्टिकल राइज, दैट्स गुड, अच्छा। अगर आप देखें मार्केट्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है, इट्स 17,963। मेरी 2 बजे की कमेंट्स यही हैं कि ऑप्शन डेटा स्ट्रॉन्ग है एंड स्ट्रॉन्गली पॉइज्ड फॉर 18,000 2020 एंड स्ट्रॉन्गली पॉइज्ड फॉर 48, 49, 40 ऑन द हायर साइड। मेहमानों से बातचीत करते हैं। मानस बताइए, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, क्या चेस कर रहे हैं आप 2 बजे? देखिए बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिले हैं और उनमें से एक फर्टिलाइजर क्षेत्र भी है जहां पर हमने कुछ स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखा है, स्पेशली चंबल फर्टिलाइजर्स। देखिए यहाँ पर कुछ दिन पहले भी स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया था, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक, लेकिन फाइनली आज 200 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने ब्रेक किया है, उसके ऊपर निकला है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं। तो चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी करेंगे, 356 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 375 के टारगेट सेट करेंगे। ऑप्शन ले सकते हैं 360 वाला, 16 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 25 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, चंबल फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, यही अगर आप देखें एक थीम है इस बाजार की। और यकीन मानिए सारे के सारे स्टॉक्स ज़्यादातर 52 वीक हाई एंड अबाउट टू क्रॉस ऑल टाइम हाई, कुछ स्थिति ऐसी अगर आप देखें हैं। राजेश सतपुते जी, क्या कैरी चेस करेंगे इस पर? 2 बजे का आपका कन्विक्शन कॉल। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र जी, देखिए नजर है एक्सिस बैंक पे। इनफैक्ट लास्ट वीक से भी इस पे बात हो रही है, आई थिंक थर्सडे मैंने दिया था इसको। एक्सिस बैंक में सबसे बड़ी बात है ये 800 के ऊपर तैरना, ये फ्लोट करना शुरू किया है इसने, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो 800 के जो कॉल राइटर थे वहां पे कहीं ना कहीं शॉर्ट स्क्वीज होना अभी बाकी है। तो एक्सिस बैंक इज अ बाय अबव 800, कीप योर स्टॉप लॉस एट 795 और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 820 से 825। सो एक्सिस बैंक इज अ बाय। एक्सिस बैंक में दरअसल एक तेजी का ट्रेड लेकर चले 2.5% ऊपर, यहाँ पर मोमेंटम अच्छा और उस मोमेंटम के साथ ही रहने की सलाह। काबा साहब गुड आफ्टरनून, बताइए सर आज का ट्रेड, इस घंटे का ट्रेड। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू हर्षदा। ट्रेड है इस वक्त HAL, बहुत ही बढ़िया मफहूम मिला है, ट्रेड करा है 2614 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 2550। मुझे लगता है 2700 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम, मोमेंटम बहुत ही बढ़िया है, ले लेना चाहिए, इट्स फाइन। डेफिनेटली फ्लाइंग, एक नई उड़ान भरता हुआ 7.5% की तेजी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। हाल का एक बार वो दिखाएंगे प्लीज, 52 वीक हाई लो वाला ग्राफ। मेरे ख्याल में ये तो ब्लू स्काई टेरिटरी में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। और आज जो डेवलपमेंट ये भी आ रही थी कि इनके पर्टिकुलर एक डिजाइन सेंटर को भी अप्रूवल मिल गया। तो ये जो लास्ट रिकॉर्डेड 52 वीक हाई था वो 2468 था जो पिछले हफ्ते बना 9 सितंबर को। आज देखिए नई उड़ान भरता हुआ
काबा साहब इसीलिए कह रहे हैं कि स्काई इज द लिमिट और ब्लू स्काइज में तैर रहा है काउंटर। 2700 का टारगेट यहाँ पर अब आगे रहेगा। बहुत ही तगड़ी तेजी इसमें बनी है। अमित, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या होगा? आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हर्षिता मैम, मेरी नजर इस समय एक्साइड इंडस्ट्रीज पे है। लास्ट वीक भी हमने ये काउंटर को पकड़ा था और आज हम इसमें एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देख रहे हैं। वॉल्यूम्स भी काफी डिसेंट है, मोमेंटम स्टॉक का काफी स्ट्रांग है। करंटली ये ट्रेड कर रहा है लगभग 175 पे। बाय की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 171 का और टारगेट्स रहेंगे लगभग 181 रुपीज के। इसी की तैयारी करता हुआ एक्साइड जो पिछले हफ्ते चला था उसको एक्सटेंड कर रहे हैं ट्रेड को। वैसे भी ऑटो कंपनी में हम देख रहे हैं डिमांड मजबूत आई है, तो जो एंसिलरी काउंटर्स है, चाहे वो बैटरी काउंटर्स हो चाहे फिर टायर काउंटर्स हो, सब में तेजी बनती हुई दिखाई दी है। तो ये स्टॉक भी एक बार फिर रेडार पर आ रहा है। क्या अजीत भी जुड़ गए हमारे साथ? ओके अजीत, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हर्षिता देखिए, यहाँ पे जुबिलेंट फूड पे मेरी नजर है। स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब 7-8 महीने के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद जिस तरीके का मोमेंटम आना चाहिए था वो नहीं आया और एक फिर से एक बेस फॉर्मेशन हुआ है जहाँ पे कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर इसने ऑलमोस्ट करीब 2 हफ्तों से एक टाइम स्पेंड किया है और अब दोबारा से तैयार है एक नेक्स्ट मूव के लिए। आज के बल्कि अभी कुछ देर पहले से इसमें ट्रैक्शन आना शुरू हुआ है। मुझे लगता है 619 के ऊपर एक करीब 640-45 तक के बहुत शॉर्ट टर्म में एक स्विंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग करिए 606 के स्टॉक के साथ। जी, तो ये ट्रेड्स हो गए टेक्निकल ट्रेड्स और शरद जी के साथ हम बात करेंगे, लेकिन बाजार में इस वक्त एक से एक शानदार स्विंग मिल रहे हैं। मैं पहले उन पर फोकस करना चाहूँगा। मानस, आई थिंक ये आशीष बहती जी का सुबह कॉल था, मैंने नोट करके रखा हुआ है इस वक्त। लेट्स ब्रिंग यूएसएल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, 834। आपको याद होगा मानस, इसका एक ब्रेकडाउन आया था 27 जुलाई को। प्लीज डायरेक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा। अभी मेरे स्क्रीन पे वो स्टॉक्स अपीयर हो रहे हैं जो कि 2 सीरीज के हाईएस्ट लेवल को क्रॉस कर रहे हैं। मानस, इट्स 835 क्रॉस कर लिया 2 सितंबर के हाई को, क्रॉस कर लिया 25 अगस्त के हाई को और उस 26 जुलाई के ब्रेकडाउन को। 835 मानस, कैसे देखेंगे इस स्टॉक को? इंट्राडे के लिए कोई ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, या फिर अवॉइड करेंगे या फिर कोई ऑप्शन लेंगे जिसमें पैसा बन सकता है? मानस, इंट्राडे के लिए नहीं, लेकिन अगर आने वाले 2 दिनों के लिए ट्रेड लेना होगा तो क्योंकि ये क्लियर कट ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट पे वॉल्यूम देखने को मिले हैं 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अब स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड करने लगा है। उसको देख के तो लगता है कि शायद 875 तक के भाव आपको देखने को मिलेंगे। 40 रुपए का आपको करंट लेवल से भी खरीदारी करके चलनी है। 834 के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 814 का लगाइए, 875 के टारगेट सेट करिए और बेहतर रहेगा कि ऑप्शन में ट्रेड लीजिए। 840 का कॉल ऑप्शन लीजिए। 26 रुपए का ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर आपको 17 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन ऊपर की तरफ 50 रुपए तक के टारगेट्स आपको 840 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। ओके, आपके अनुमान के मुताबिक अगर आप देखें तो इसको इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से नहीं याद रखिएगा। कोई ये नहीं कि आज लिया और इनफैक्ट क्लोजिंग में कर दिया। नो, इस ऑप्शन को कम से कम नहीं तो आपको 3-4 दिन के प्रोस्पेक्टिव से रखना पड़ेगा। 2610 पे ट्रेड करता हुआ 840 का कॉल फॉर ए स्टॉप लॉस ऑफ 17 और माइनस टारगेट क्या दिया आपने 26 की इस कॉल का, 840 इस कॉल का। ओके, ये ट्रेड करता है 50 रुपीज़ का टारगेट। यहाँ से अगर आप देखें तो लगभग 2 गुना होने के पोटेंशियल इस कॉल के हैं 840। मैं इनफैक्ट मार्क कर रखा था कुछ स्टॉक्स को जो कि रेंज हाई को, मल्टीपल सीरीज हाई को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और आप देखिए 12 बजे मैं एक स्टॉक पे डिस्कशन कर रहा था, टाटा केमिकल। ये थे आज आशीष बहती जी की कॉल। ये स्टॉक भी अपना रेंज हाई, मतलब एसआरएफ ने ऑल टाइम हाई छू लिया। टाटा केमिकल 1155 पे, और ये एक टिपिकल फ्लैग जिस पर ये अब ट्रेड करता हुआ उस टाइम से अब तक काफ़ी, अगर आप देखिए अच्छा स्विंग आ चुका है इस पर। राजेश सतपुते जी, आप क्या चेज करना चाहेंगे? टाटा केमिकल आपने भी एक बार रिकमेंड किया था, अभी इस वक्त अपने करियर हाई पर फ्लोट करता हुआ, एनी ट्रेड पॉसिबिलिटी? देखिए जो जूस था प्रोबेबली आप इंट्राडे के हिसाब से देखें तो थोड़ा निकल गया है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा अगर आप प्योरली स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 1180 प्राइस लेवल ऑफ 1161। यहाँ पे फ्रेश ट्रेड नहीं होगा, लेकिन अगर पोजीशन है तो बने रहे, क्योंकि काउंटर में थर्स्ट है, मोमेंटम है, तो आपका जो नया स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 1140। मैंने इसलिए नया नहीं दिया क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो ऑलमोस्ट 20 रुपीज रिस्क और 20 रुपीज का रिवॉर्ड है। तो आप अगर पोजीशन है तो बने रहे।
पोजीशन है तो बने रहिए और करीब करीब 1154 पे इंट्राडे प्लेयर के लिए शायद उतना अच्छा रिवॉर्ड नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन आपके पास है तो रखिए। और ये 1100 एक सेकेंड इस पे एक लेवल नोट करके रखिएगा और वो है करीब करीब 1158 रुपीज़, जो कि इसका जब अगस्त की सीरीज की एक्सपायरी हो रही थी, जब रोलओवर स्टार्ट हुए, उन 4 सेशन की जो हाईएस्ट ट्रजेक्टरी है वो है करीब करीब ये। तो 1157 1158 के जोन पर नजर रखिएगा। मीनवाइल अभी हमने यूएसएल की चर्चा करी, जरा एक बार आप यूएसएल देखिए। इट्स 837 डे हाई और ये ऑलमोस्ट 28 जुलाई के बाद का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर जो इस वक्त हम यूएसएल में देख रहे हैं। हर्षदा, एक अच्छे मोमेंटम वाला ट्रेड वॉल्यूम्स के साथ दरअसल स्टॉक में रौनक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक काउंटर, लेकिन जब हम एक्साइड की बात करें तो मैं मेंशन भी कर रही थी, साइडलाइन पर देखिए टायर कंपनियों में भी काफ़ी ज़्यादा जोश देखने को मिला है और अपोलो टायर्स पर एक बार नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक भी देखिए अब मोमेंटम बढ़ता हुआ इसमें। अपोलो टायर में जहाँ पर आज प्राइस एक्शन है, वॉल्यूम्स भी उस लिहाज से आप देखेंगे तो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो 3.5% ऊपर है, लेकिन फ्यूचर्स में आप नोट कीजिएगा कि ओपन इंटरेस्ट एडिशन 14% से ज़्यादा का हुआ है और यहाँ पर वॉल्यूम जमकर देखने को मिल रहे हैं। तो इस पर भी एक राय आप गाबा साहब प्लीज दें। अपोलो टायर, इस पर पिछले हफ्ते भी हम बातचीत कर रहे थे, 284 का स्तर आ चुका है काउंटर में। अब यहाँ से अगला पड़ाव क्या होगा और चार्ट पर क्या कुछ इंडिकेशन है कि इसमें अब एक तरफा तेजी देखने को शायद मिल सकती है? बिल्कुल, ये पिछले हफ्ते हमने बात की थी और आज 1 बजे के शो में मैंने ये स्टॉक रेकमेंड किया था अपोलो टायर। इसका टारगेट 300 का है, मेरे ख्याल से उस तरफ जा रहा है। स्टॉक होगा 275 का अपोलो टायर, अब भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी न्यू हाई पर ट्रेड कर रहा है, ब्लू स्काई टेरिटरी है, रेसिस्टेंस है नहीं, इट कैन कंटिन्यू टू राइज। यस, रोल ऑन हो सकता है इसमें अपोलो टायर। टारगेट क्या देंगे आप, 300 या उसके ऊपर का? 300 का। अब ट्रेड कर रहा है 283, तो 217 रुपीज अप फ्रॉम हियर ऑन 280 स्टॉक, काफी अच्छा है और काफी तगड़ी तेजी इसमें दरअसल बनती हुई दिखाई दी है। अपोलो टायर्स टॉप परफॉर्मर्स में, इनफैक्ट अपोलो के साथ साथ आपको याद होगा पिछले हफ्ते जिक्र बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का भी हुआ था, लेकिन बालकृष्ण में दिक्कत यह है कि स्टॉक प्राइस एक्शन में ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है। आज भी देखेंगे तो बहुत माइल्ड गेन है, करीब 1% तक की ही तेजी देखने को मिली। अच्छा, क्योंकि अब हम सब जानते हैं शरद, द राइटिंग इज ऑन द वॉल कि ऑटो डिमांड लौट रही है। हमने गणेश चतुर्थी और इस गणेश उत्सव के आसपास काफी अच्छी डिलीवरीज ऑन रोड देखी हैं। ये ट्रांसलेट करेगा ज़्यादा टायर डिमांड में, ज़्यादा ऑफ कोर्स बैटरी डिमांड में गोइंग फॉरवर्ड भी। ये मुझे बताइए, अगर आपने इस स्पेस में ऑटो एंसिलरीज में कुछ तेजी करनी हो, वो किसके जरिए होगी? वो हार्डकोर ओईएम मैन्युफैक्चरर्स लाइक योर सोना, BLW, मुंजाल ऑटो, वैसी कंपनियों के साथ जाएंगे, या फिर आपको लग रहा है ये टायर काउंटर्स या बैटरी काउंटर्स में ज़्यादा स्कोप है? बैटरी काउंटर्स पे हम लोग थोड़ा ज्यादा बुलिश है, वहां हमें लगता है स्कोप काफी ज्यादा है, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट डिमांड है उसका भी साइकिल काफी स्ट्रांगली वापस आएगा। प्लस चूंकि एक्साइड जैसी कंपनीज ने ऑलरेडी लिथियम आयन पे काम कर लिया है और वो प्रोजेक्ट भी उनका आएगा आगे चल के, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो ग्रोथ आएगी उसमें भी वो पार्टिसिपेट करेंगे वैल्यूएशन वाइज। बट अगर आप देखें तो जैसे संवर्धन वगैरह में कोई मूवमेंट इस पीरियड में हुई नहीं है और ये हाई प्रोबेबिलिटी है। जैसे अभी आप टायर्स की बात कर रहे थे, तो अपोलो के जो नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है वो लगभग 19-20 है, बट जैसे जैसे ये माहौल सुधरता है, रॉ मटेरियल का प्रेशर कम हो रहा है, प्राइसिंग प्रेशर, रबड़ के प्राइसेस खास करके कम आ रहे हैं, पेट्रोकेम चेन में भी तेल के संग प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, तो इसका फायदा इनको मिलना चाहिए और रिप्लेसमेंट डिमांड जो वापस आ रही है उसका फायदा इन कंपनीज को मिलना चाहिए। तो टायर कंपनीज में थोड़ा रनअप आ गया है, बट अभी भी जैसे पहले हम भी 300 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से अपोलो टायर्स बोल रहे थे, बट अगर ये इंप्रूवमेंट को फैक्टर इन करें तो ये पॉसिबल है कि 20% और अपसाइड इन स्टॉक्स में निकल के आए। बैटरीज में भी काफी बुलिश है, बट वैल्यूएशन वाइज अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो मुझे लगता है संवर्धन एक काफी बढ़िया बैठे इन वैल्यूएशंस पे। ओके, तो वैल्यूएशन वाइज संवर्धन में भी एक ट्रेड, लेकिन एक्साइड, अपोलो, ये स्टॉक्स भी रेडार पर रहने चाहिए, क्योंकि क्लियरली जो फिगर्स हैं वो तेजी की तरफ ट्रांसलेट होते हुए दिखाई देंगे। इन कंपनियों की वॉल्यूम्स भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अच्छा, एक पॉकेट जिसकी हर दोपहर हम बात करते हैं वो है डिफेंस कंपनियां, और आज देखिए गाबा साहब ने अपना पहला ट्रेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर दिया, लेकिन लिस्ट बनाते हैं उन सभी काउंटर्स की। मजगांव डॉक 3.5% ऊपर, इनका एक फ्रिगेट, दरअसल इन्होंने जो बनाया हुआ फ्रिगेट है वो लॉन्च हो चुका है, इंडियन नेवी को ये सौंपा गया। गार्डन रीच
शिप बिल्डर्स जिसने विक्रांत पर काम किया वो 5% ऊपर आज के ट्रेड में। हाल में मैं देख रही हूँ अच्छी खासी तेजी। एक बार भारत डायनामिक्स भी देखेंगे तो वो भी 3% ऊपर है। इस पर पहले एक फंडामेंटल व्यू लेंगे और फिर अमित आप टटोलिए इन सभी डिफेंस काउंटर्स को और बताइए इस समय का कंपेलिंग ट्रेड क्या है। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये लार्जली वो मेक इन इंडिया पुश ही है जो चल रहा है या फिर वैल्यूएशन वाइज भी काफी कुछ अट्रैक्टिव हो गया है? बिकॉज आप देखिए एक तरफा तेजी देखने को मिली है, सभी कंपनियां रियली अपने लाइफ हाइस पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कैसे अप्रोच करेंगे स्पेस को शरद? मूवमेंट आई है वो आपको थोड़ी स्टीप लग सकती है, बट जैसा हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि जो अपॉर्चुनिटी कन्वर्जन का मतलब जो अपॉर्चुनिटी का एक साइज काफी बड़ा हो जाता है। और हाल में जो आपको मूवमेंट दिख रही है वो प्राइमरीली जब डेवलप्ड नेशन से ऑस्ट्रेलिया यूएस से भी उनके प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरीज आ रही हैं तो वो और तेजी पकड़ रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसकी अभी तक हम लोग बात नहीं कर रहे थे। हम लोग ज्यादातर डोमेस्टिक जो ऑफसेट क्लॉज क्लिक इन हो रहा था उसके फायदे की बात कर रहे थे, बट ये प्रोडक्ट के साथ अगर आपको इंटरनेशनल इंक्वायरीज भी आ रही हैं जिसके ऑब्वियसली कुछ जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस भी हो सकते हैं, तो उसकी वजह से एक पूरा नया और काफी बड़ा मार्केट खुल के आता है। जहां हम लोग ज्यादा करके इंपोर्ट डिपेंडेंट थे पूरे इंडस्ट्री में, वहां पिछले 4, 5, 10 सालों में हमने जिस तेजी से चेंज किया है और हम खुद को भी सप्लाई करेंगे और ऑफसेट क्लॉज क्लिक इन हो रहा है और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी निकल के आ रही हैं। और अभी भी अगर आप मेरे हिसाब से बीडीएल को छोड़ के बाकी किसी को भी देखें, अगर ज्यादातर स्टॉक्स को कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, हैल, वैल्यूएशंस अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव रेंज में चली गई हैं जिस टाइप की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आइडियली आपकी जो ऑर्डर बुक है वहां 1.5 से 2 गुना होने की जगह रहती है, तो आप यहाँ से डबल होने की बात कर रहे हो। तो प्रॉब्लम साइड ये है कि थोड़ा स्लो मूविंग रह सकता है। तो हम रैदर देन फ्रंटलाइन के, मुझे लगता है छोटी कंपनीज बहुत सारी हैं जहां आप ये प्लेस को बेट कर सकते हैं। तो एमटार हो गया जहां आप स्पेस, न्यूक्लियर, डिफेंस ये सबको बेट कर सकते हैं और ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी। तो फर्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ इन कंपनीज का आएगा जो इन बड़ी कंपनीज को सप्लाई करेंगी। सिमिलरली आपका पारस डिफेंस हो गया, अपोलो माइक्रो सिस्टम हो गया, एक छोटी कंपनी है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारी कंपनीज के लिए फर्स्ट राउंड ऑफ अपॉर्चुनिटी अगले साल 2 साल में बहुत जल्दी इमानेट होती दिखाई देगी। और चूंकि इनका बेस साइज छोटा है तो इनमें ग्रोथ भी काफी फास्ट आनी चाहिए। तो फास्ट ग्रोथ और उन स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए जो प्राइमरीली हेडलाइंस नहीं बटोरते। बीडीएल, मजगांव ये सारे हेडलाइन में रहे लेकिन दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी हैं ट्रेड के लिहाज से। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस। टेक्निकली अब बताइए अमित, आपकी पिक क्या रहेगी? हर्षिता मैम, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वैसे तो ऑल ऑफ देम आर लुकिंग गुड। एचएल ऑलरेडी 8% रैली कर चुका है, बट एक स्टॉक जो मेरी नजर में है और रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा लग रहा है, इट्स इन अ ब्लू स्काई टेरिटरी। बीएल इज लुकिंग वेरी गुड। पिछले 5 से 6 दिनों की रेंज को बीएल अभी क्रॉस कर रहा है। इसमें मुझे मोमेंटम और रिस्क रिवॉर्ड अभी भी अच्छा लगता है। ओनली अप 2.32%। 336 का इसका प्राइस है। 330 के स्टॉप लॉस से इसे बाय किया जा सकता है। मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों में इट कैन टच 350। 350 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं बीईएल में। ध्यान रखिएगा इस पूरे पैक में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें 100% तक के रिटर्न्स बने हैं। फॉर एन एग्जांपल बीडीएल ये 110% तक के रिटर्न्स कमा चुका है ईयर टू डेट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी नियरली 100% तक के रिटर्न्स है ईयर टू डेट। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो ज़्यादा चली नहीं हैं, अब उनकी बारी होगी, उन पर नजरें होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर बीएल जिसकी चर्चा कर रहे थे, ये 55% तक के रिटर्न्स दे रहा है और रफली यहाँ पर अब पीई के लिहाज से देखें तो इसका पीई थोड़ा सा ऊंचा है, हायर कैटेगरी में 29 के आसपास। उस पर ध्यान दिया जा सकता है टेक्निकल ग्राउंड्स पर। फंडामेंटल ग्राउंड्स पर जैसे मजगांव डॉक या कोचिन शिपयार्ड की बात हो रही थी, उनका पीई लेट 10s में है या फिर अर्ली 10s में है, तो वहां पर एक मौका वैल्यूएशन वाइज देखने को मिलेगा। चलिए, इस बीच वक्त हो रहा है हमारे पहले चौके का, 4 का चौका में। अब सबसे पहला ट्रेड लेकर आते हैं सस्ता ऑप्शन का। अमित बताइए क्या है वो ट्रेड? जी हर्षिता मैम, मेरी नजर में इनफैक्ट बीएल ही है। बीएल का 340 का कॉल में बाय करने की सलाह है। इट इज ट्रेडिंग एट ₹8.85। इसको बाय करिए। स्टॉप लॉस रहेगा ₹5 का और लगभग मेरे टारगेट्स रहेंगे 12 से 14 रुपए के। बीएल यहाँ पे 340 का कॉल लेना है आपको और 340 का कॉल 840 पे ट्रेड कर रहा है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, एक बहुत कॉमन सेंस से, इस बार वो चीज़ नहीं हुई जो अमूमन होती थी डिफेंस स्पेस में। एचएल ने एक बहुत बड़ा मूव ले लिया लेकिन
BEL उसको अगर आप देखें मतलब जैसे कहते हैं मैं चेज़ नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार दोनों चार्ट्स रेप्लिका हैं और जो एक पर्टिकुलर डे पे HUL हासिल करता है, HL हासिल करता है, वो अगले 2-3 दिन में अगर आप देखें BEL जो है वो रीगेन कर लेता है। 840 का अगर आप देखें कॉल 1214 के टारगेट के लिए लगभग 5 के स्टॉप लॉस के साथ है। मीनवाइल अब एक और स्पेस पे आते हैं। अब आइए आप जरा ACC पे, अब आइए आप सीमेंट स्पेस पे। एक बार जरा मानस ACC को देखिए, आज सुबह दोपहर में इनफैक्ट मैं इस चार्ट को दिख रहा था और क्या स्ट्रांगली ग्रिप है हायर लेवल्स पे अपने आप को जाने के लिए। आई मीन 2448 पे अगर आप देखिए लास्ट टाइम मैंने इसको वॉच किया था, अब करीब 2447। मानस यहाँ पे ऑप्शंस कोई आप जो कि चेज करना चाहें, स्टॉक अच्छा करता हुआ इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पर? देखिए मैं काफी सरप्राइज हुआ था जब लास्ट सेशन में हमने प्रॉफिट बुकिंग ACC में देखी और काफी शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला, वहां पर बाइंग देखने को मिल रही है। तो मेरा तो समझना है कि ये ब्रेकआउट बहुत क्लियर कट चार्ट्स पे दिखता है और शायद अब आपको यहाँ पर 100 या 125 रुपए की तेजी देखने को मिल जाएगी और ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। तो 2500 का कॉल ऑप्शन लेंगे इस मंथ का, 80 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। तो ACC का 2500 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 80 रुपए का ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर 44 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 150 रुपए के टारगेट के लिए। 150 का टारगेट, ACC 2500 का कॉल लेकर चलना है। देखिए सीमेंट वाली स्टोरी अभी तक यहाँ पर एक्शन में है और इसका एक्शन और भी मजबूत होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। ACC, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, आज लिस्ट लंबी है एक बार फिर इन सीमेंट कंपनियों की। चलिए थोड़ा सा गियर बदलते हैं और बात करते हैं टीटागढ़ वैगन्स की। टीटागढ़ वैगन ने अपनी इटालियन सब्सिडरी में बड़ी हिस्सेदारी बेची है। टीटागढ़ फिरेमा में इटली की सरकार और UAE की PE फर्म ने हिस्सा लिया है। सौदे के बाद अब इटालियन सरकार की 30% और हॉकाई DMCC की करीब 13% की हिस्सेदारी होगी। ज़्यादा डिटेल्स और इसी एंटिटी की ग्रोथ स्टोरी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीटागढ़ वैगन्स के वाइस चेयरमैन और MD उमेश चौधरी हैं। चौधरी साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। एक बहुत ही दिलचस्प डील है ये। मुझे बताइए आपकी ओवरऑल ऑर्डर बुक में इस पर्टिकुलर एंटिटी का कितना कंट्रीब्यूशन होता था? नमस्कार जी, जहां तक इस इटालियन एंटिटी का जो कंट्रीब्यूशन था, जैसा हमने अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि ये लास्ट 2-3 सालों से अभी इसकी फाइनेंशियल स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं रही है कई कारणों से। एक कारण थी कि वहाँ लेगेसी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो हम एग्जीक्यूट कर रहे थे और उसको एग्जीक्यूशन में उसमें लॉसेस हमें फेस करना पड़ रहा था, और दूसरी वहाँ कोविड के कारण काफी लॉसेस आए। सो अगर हम कंसोलिडेटेड अपनी जो रिजल्ट्स हैं वो देखते हैं तो जैसा कि आप देखते हैं कि पैट में हमारे लास्ट 3-4 सालों से कंसोलिडेशन में नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहा था और ये अधिकतर इटालियन सब्सिडियरी के कंसोलिडेशन के कारण आ रहा था। स्टैंड अलोन इंडियन ऑपरेशंस जो हैं वो प्रॉफिटेबल रही है लास्ट 3-4 सालों से, लेकिन कंसोलिडेशन के कारण उसमें लॉस आ जा रहा था जो अब नहीं आया था। जहां तक ऑर्डर बुक का सवाल है, हमारे इंडियन ऑपरेशंस की ऑर्डर बुक लगभग 10,100 करोड़ रुपए की है और इटालियन जो हमारी सब्सिडियरी है उसकी ऑर्डर बुक इंक्लूडिंग फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करीब 500 मिलियन यूरोस की है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, जून क्वार्टर में हमारी जो रेवेन्यू थी वो करीब 450 करोड़ रुपया स्टैंड अलोन की थी और वहां की करीब लगभग 100 करोड़ से भी कुछ कम थी। सो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बेनिफिट हमारे कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में इटली का अभी तक नहीं आ पा रहा था। कुछ ओवरहैंग ही अगर मैं कहूँ तो आ रहा था, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस बहुत सारी थी जो हम मेट्रो में आ पाए या हम मॉडर्न पैसेंजर ट्रेन्स बनाना जो चालू किया हमने, उसका हमारे इटली का एक बहुत बड़ा इटली ने हमारी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आगे चल करके मेरा ये मानना है क्योंकि सरकार जो कि हमारी वहाँ की मेन कस्टमर है वो एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जा रही है, तो इटली के ऑपरेशंस को रिवाइव करने में ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट बहुत हद तक हमारे को सहयोग देगी और इस इक्विटी इन्वेस्टमेंट से सिर्फ फाइनेंशियली हमें जो एडवांटेज है वो प्राप्त नहीं हो रहा है, बल्कि
स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्राप्त हो रहा है, जिससे दोनों कंपनियां अपने बल पर और उभर करके आगे बढ़ सकती हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए 15 मिलियन यूरो आपको मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, इसका इस्तेमाल कैसे होगा? क्या भारत में कैपेसिटी आप अपनी भारतीय एंटिटी की बढ़ाना चाहेंगे? प्लान क्या है? जी, ये 15 मिलियन यूरो भारत में नहीं आ रहा, ये प्राइमरी इन्फ्यूजन है हमारी इटालियन सब्सिडियरी में। ओके। और इटालियन सब्सिडियरी में हम 20 कोच प्रति महीने की कैपेसिटी जो है उसको स्टेबलाइज करना चाहेंगे। लगभग वहां पे एक कोच जो है वो 1.7 से 2 मिलियन के बीच में उसका प्राइसिंग पॉइंट होता है। तो अगर हम उसे एक्स्ट्रापोलेट करें तो करीब 200 मिलियन यूरो की रेवेन्यू तक हमारी ये टारगेट है, 200 मिलियन यूरो की रेवेन्यू पर हम उसे पहुंचाएं इटालियन यूनिट को। और जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में इसका कोई इन्फ्लो नहीं आ रहा है, लेकिन जो 49% इक्विटी टीटागढ़ वैगन होल्ड करती है, अवश्य रूप से अगर इटली जब अच्छा रिजल्ट्स, अच्छे परफॉर्मेंस के तरफ बढ़ेगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का इन्हांसमेंट होगा। ये बताइए इंडिया बिजनेस पर अगर मिस्टर चौधरी एक अपडेट दे सके कि करंट ऑर्डर का साइज क्या है, किस तरह के ऑर्डर्स आपके हाथ लग रहे हैं, एग्जीक्यूशन पीरियड के वाइज सिचुएशन क्या है? जी, इंडियन ऑपरेशंस अभी ऑर्डर बुक काफी हेल्दी है। जैसा मैंने कहा, करीब 10,100 करोड़ की ऑर्डर बुक है। अगर हम इसको 2022 FY22 की रेवेन्यू से कंपेयर करें जो कि 1400-1500 करोड़ थी, तो उस हिसाब से आज 6x हमारे पास ऑर्डर बुक है। लेकिन निश्चित रूप से ये 6 ईयर ऑर्डर बुक नहीं रहेगी, बिकॉज हम इससे एग्जीक्यूशन को और बढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमें एक रेलवे वैगन का ऑर्डर मिला जो हमें 3 साल में एग्जीक्यूट करना है, जिसकी एग्जीक्यूशन का प्रक्रिया ऑलरेडी चालू हो चुका है। मेट्रो कोच में भी हमारी जो पुणे मेट्रो की ट्रेनें हैं वो अब लगातार डिस्पैच हो रही हैं। हमने बैंगलोर मेट्रो की भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया CRRC के साथ, और कई मेट्रो टेंडर्स हमने पार्टिसिपेट किए हैं और आगे चल के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो भारतीय बिजनेस में बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, और एक कारण ये भी है कि हमें जब वहां पे कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत थी इटली में, और इंडिया से अगर हम कैपिटल इन्फ्यूजन अगर कंटिन्यूअस करते जाते तो जो कैपिटल हमें इंडियन ग्रोथ के लिए जरूरत थी उसमें कहीं ना कहीं तनाव या खिंचाव आता। तो हमने ये सोचा कि सबसे बेटर होगा कि दोनों कंपनियां अपने फुल पोटेंशियल के अनुसार अगर उभर के आए, जिसके लिए दोनों को इंडिपेंडेंटली इसको डेवलप किया जाए। तो फाइनली इस साल के लिहाज से आपकी कंसोलिडेटेड बुक में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी? और हाल फिलहाल में जो हमने देखा था रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़े थे, तो उसका इम्पैक्ट क्या मार्जिन्स पर ज्यादा आया है या फिर आपने लार्जली वो मैनेज किया है? जी, मैं आखिरी क्वेश्चन का जवाब पहले दूंगा। जहां तक ये मार्जिन्स का सवाल है, हमारी जो अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं वो प्राइस वेरिएशन क्लॉज के साथ होती है, तो 1-2 क्वार्टर में कुछ इम्पैक्ट आ जाता है, लेकिन ऑन ओवरऑल ब्लेंडेड पीरियड हम 8 से 10% एबिटा मार्जिन मेंटेन कर पाए हैं और कर पाएंगे। जहां तक ग्रोथ का सवाल है, अगर मैं अपने बिजनेस को 3 साल के पीरियड्स में देखूं तो 16, 17, 18 इसमें हमारी इंडियन ऑपरेशंस जो हैं वो 300 करोड़ एवरेज रेवेन्यू सालाना कर रही थी। 19, 20, 21 में के पीरियड को अगर हम देखें तो 1000 करोड़ की रेवेन्यू लगभग कर रही थी, यानी 3 गुना से ज्यादा। और 22, 23, 24, 22 में हमने 1400 करोड़ का रेवेन्यू बुक किया, और 23, 24 में क्योंकि हमारे ऑर्डर बुक का ट्रैक्शन है और जो हमें एग्जीक्यूट करना है, निश्चित रूप से इसमें काफी प्रोग्रेस होगा। अगर मैं पहली क्वार्टर की भी रेवेन्यू देखूं तो करीब 4.5 करोड़ का, हमारा 450 करोड़ का स्टैंड अलोन रेवेन्यू आया है। तो डेफिनेटली इंडियन ऑपरेशंस में एक बहुत बढ़िया ट्रैक्शन है, और मेरा ये मानना है कि ये इंडियन ऑपरेशंस जो जैसे आप कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में अगर आप देखें 1900 करोड़ रुपए हमारे पिछले साल का रेवेन्यू था, तो 2/3 उसमें से जो रेवेन्यू था या 3/4 रेवेन्यू इंडियन ऑपरेशंस का ही था। और लेकिन कंसोलिडेशन में कुछ जो वहां की लॉसेस आ जा रही थी, जिसके कारण बॉटम लाइन इम्पैक्ट कर जा रहा था, जो अब आगे चल करके नहीं होगा।
चौधरी साहब, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट बिजनेस के लिए, इंडियन और ऑफ कोर्स आपकी इटालियन एंटिटी के लिए भी। तो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आपने एक आउटलुक सुन लिया है, मार्जिन्स पर थोड़ा सा प्रेशर आया था, लेकिन वो प्राइस हाइक्स से लार्जली कंपनियों ने ऑफसेट किया है। लेकिन उम्मीद तो यही है कि जिस तरह से ऑर्डर बुक ग्रो हो रही है, कंपनी के बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी में भी इजाफा देखने को मिलेगा। 161 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। राजेश सातपुते, टेक्निकली कोई ओपिनियन? 177 इसका 52 वीक हाई है, आज 161 पर है स्टॉक। हर्षदा जी, देखिए शॉर्ट टर्म पे थोड़ा पेन लग रहा है क्योंकि जिस तरह से आज ऊपर से यहाँ पे बिकवाली हुई है, दिस इज अ साइन ऑफ प्रॉफिट टेकिंग। सो प्रोबेबली आपको अगर री एंटर करना है तो मेरे हिसाब से 140 का वो स्तर रहेगा जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए क्योंकि काउंटर में स्पर्ट अच्छा मिला है अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट। तो काउंटर बढ़िया है, लेकिन सिर्फ एंट्री करनी है तो 140 145 का लेवल ठीक रहेगा। टीटा का वैगन आपकी स्क्रीन पे 160 130 के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। मार्केट्स 17,946 40,553 इस वक्त निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। लेकिन अब एक काम करते हैं, यहाँ से आज का एफएनओ सुपरस्टार 4 का चौका हमारा खास सेगमेंट, इसमें आज मानस अपने सौजन्य से देंगे एफएनओ सुपरस्टार। बताइए मानस, आपका कन्विक्शन कॉल क्या है इस वक्त? देखिए, पिछले 15 मिनट में अगर आप देखिए तो रियल्टी स्पेस में कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। डीएलएफ ने ब्रेकआउट दिया है, गोदरेज प्रॉपर्टीज ने ब्रेकआउट दिया है, और गोदरेज प्रॉपर्टीज ही मेरा पिक है क्योंकि यहाँ पर करीब 5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फाइनली 1460-65 के रेजिस्टेंस को स्टॉक ने ब्रीच किया है। अब मेरा समझना है कि यहाँ पे आपको 50-60 रुपए का मूव जरूर देखने को मिलेगा। तो अब जो नए टेक्निकल टारगेट होंगे वो 1530 रुपए के रहेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 1424 का स्टॉप लॉस रखिए, और 1460 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 63 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर 40 रुपए का स्टॉप लॉस रख के 110 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर आप एक बाय कॉल ले रहे हैं। प्लीज़ ज़रा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का चार्ट लेके आइएगा। और इससे पहले ओबरा रियल्टी ने, उसके बाद अगर आप देखें डीएलएफ ने, और अब 1463 पे फाइनली गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस जोन से बाहर निकलता हुआ 1463 और 1530 का लक्ष्य है। आज ये स्टॉक अपने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज से बाहर निकला है, जिसके अंतर्गत ये अब एक कोशिश कर रहा है मूव करने की टुवर्ड्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि प्लेस्ड है 1485 के जोन में। मीनवाइल गोदरेज प्रॉपर्टीज डे हाई पर है। कुछ और स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, उसमें ऑरो फार्मा लेके आइए प्लीज़। एक बार ऑरो फार्मा को देखिएगा, इस स्टॉक में एक अच्छा मूव आ रहा है। प्लीज़ एक बार ऑरो फार्मा लेके आएंगे क्योंकि पुट्स इसकी ब्रेक कर रही हैं। अगर आप देखें अपने क्रिटिकल लेवल्स को, एक बार प्लीज देखिएगा इस स्टॉक को। राजेश सतपुते जी, 314, एनी व्यू? वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि अगर आप इसको आर्ली चार्ट पे देखते हो तो यहाँ पे क्लैरिटी मिलती है कि काउंटर में प्रोबेबली एक शॉर्ट टर्म बॉटम यहाँ पे लग गया है। ब्रेकआउट का लेवल क्या होगा? मेरे हिसाब से 556, ये इसका 50 डीएम है अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट। लेकिन इस लेवल पे अगर आपको बाय करना है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड सही बैठता है। सो इट्स अ बाय इन ऑरोबिंदो फार्मा अबाउट 550, 556 का ब्रेकआउट लेवल याद रखें। 545 का एक छोटा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, और इसका टारगेट जो है वो बनता है कम से कम 575 से 580 का। सो ऑरोबिंदो फार्मा ये कॉन्ट्रा बाय का सेटअप है। ऑरोबिंदो फार्मा आपका अगर आप देखिए कॉन्ट्रा बाय है इस वक्त, और करीब करीब डे हाई की डिरेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। मीनवाइल देखिए, इस बाजार की एक तो थीम रही है, और वो थीम ये है कि जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग है और वो ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ती जा रही है। लेट्स ब्रिंग इंडियन होटल्स, क्या गजब का मूव देता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ, शानदार स्विंग यहाँ पर। अमित, आपकी राय? इट्स 314, और ये पिछले 4 दिन की अगर आप देखें जो राइजिंग ट्रेजेक्ट्री है, मतलब वो काफ़ी हद तक फ्लैट रही, अब उसको भी बाइसेक्ट करता हुआ। एनी कॉल ऑप्शन थॉट्स फ्यूचर्स पे आपका टेक या फिर डिलीवरी पे काम, क्योंकि अब अनचार्टेड टेरिटरी में है और एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट इस पे। जी वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बाजार की एक थीम हम देख रहे हैं कि
जो स्ट्रांग है वो स्ट्रांग होते जा रहा है, बी इट डिफेंस स्टॉक, बीएल देख लीजिए, एचएल देख लीजिए, इंडियन होटल में काफी दिनों से बस है और इसकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली मेंटेन्ड है। इसमें अभी भी एंट्री बनाई जा सकती है। 315 का प्राइस है इसका फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस एक रखेंगे छोटा सा, लगभग 310 रुपए का। मुझे लगता है कि इसमें इंडियन होटल्स में स्टिल 325 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। कोई ऑप्शन थॉट्स आपके यहाँ पे, कोई अगर ऑप्शन लेना हो जरा प्लीज़ इंडियन होटल्स का 310 का कॉल रखिएगा। और इंडियन होटल्स एक सेकेंड, और इसका 320 और 310 का कॉल मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा, माफ़ी चाहूँगा मैं। यहाँ पे 320 ट्रेड करता हुआ 12 रुपये 10 पैसे के आसपास। आपकी राय? वीरेंद्र जी इसे लेना, जी डेफिनेटली इसे लेना चाहिए। 320 या 310 पे आपका व्यू? हाँ जी वीरेंद्र जी, बोलिए। यस इंडियन होटल में डेफिनेटली 320 को अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो 320 का 310 का लगभग ट्रेड कर रहा है 12 रुपए में, और 320 का ट्रेड कर रहा है 7 रुपए में। एट द मनी लेना बेटर रहेगा 310 का। 12 रुपीज का इसका प्राइस है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 9 रुपए का, टारगेट्स इसके रहेंगे 18 रुपए के। होटल में एक अपॉर्चुनिटी 310 के कॉल में आप लेकर चलें, और यहाँ पर भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल अपसाइड देखने को मिल रहा है। तेजी वाला कैंडिडेट ये साफ बन रहा है। अच्छा, एक स्टॉक जिसमें हम देख रहे हैं अच्छी रिकवरी आना शुरू हो गई है वो है डीएलएफ। डीएलएफ स्क्रीन पर लेकर आए प्लीज। 408 के स्तरों पर स्टॉक है, 11-12 रुपए की तेजी, 3% का इजाफा इस समय, और ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी करीब 6% अब बढ़ता हुआ। पिछले आधे घंटे में देखिए वो स्पाइक आता हुआ, वो थोड़ा सा स्टॉक एक्सपैंड कर रहा है तेजी की तरफ। गाबा साहब, इस पर एक व्यू आप प्लीज दें। डीएलएफ बिल्कुल, डीएलएफ का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि बहुत अच्छी तेजी शुरू हुई है। स्टॉक होना चाहिए करीब 402 का या 400 का। ये मूव जो मिला है अपडेट करा है 409 पे डीएलएफ। पॉसिबल है कि 415 तक जाएगा, और एक बार 415 तक चला जाएगा तो वहां पर एक रेसिस्टेंस नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से लेने की जगह अच्छी है, सेटअप सही है, तो लेना भी चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में डीएलएफ। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी साफ देखने को मिल रही है। शरद, जिस तरह की डील्स हो रही हैं, अब आप देखिए जो सुबह में ही हम चर्चा कर रहे थे, जो बॉम्बे में एक पर्टिकुलर डील हुई है वर्ली के इलाके में 93,000 रुपीज स्क्वायर फुट के आसपास। ये ऑफ कोर्स प्रीमियम प्रॉपर्टी है। क्या उस ट्रैजेक्टरी में आपको लग रहा है किसी तरह की डील देखने को मिलेगी किसी और मार्केट में जहां पर डीएलएफ काफी एक्टिवली ट्रेड कर रहा है? कितना पोटेंशियल है इन रियल्टी काउंटर्स में, इन स्काई रॉकेटिंग प्राइस रियल्टी प्राइसेस के बीच में? देखिए, हमारा फोकस एमआईजी पे ज्यादा है, जो एमआईजी सेगमेंट को केटर कर रहे हैं। ऐसे प्रीमियम प्रॉपर्टीज की डील यूजुअली फार एंड द फेयर बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी इनकी नहीं रहती है। तो इसमें तो हम बहुत ज्यादा मतलब एक डील पे तो नहीं वैल्यू करेंगे, बट लॉन्ग टर्म हमें लगता है कि काफी पॉजिटिव है ये स्पेस, और हम काफी पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए स्पेस पे। और टोटल रियल एस्टेट में हमें लगता है हम जो कम या तो आपको पिंग कर रहा है आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑडियो से। आई कम बैक टू यू शरद, आप वो निपटा लीजिए, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है वहां पर बार बार। आपके रेडार पर अजीत कोई ऐसा रियल्टी काउंटर अदर देन डीएलएफ जहां पर एक अपॉर्चुनिटी टेक्निकली? हर्षदा, देखिए डीएलएफ डेफिनेटली एक ऐसा काउंटर है जहां पे की ट्रैक्शन अच्छा है, बट साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो टॉप परफॉर्मर जो रहे हैं तो ओवरऑल रियलिटी है, दूसरा प्रेस्टीज। तो प्रेस्टीज में भी देखिए काफी अच्छा ट्रैक्शन है। ऑफ लेट एक थोड़ा सा डल जरूर हुआ है, बट अभी भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और मेरे हिसाब से पॉज जो है ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जिस तरीके से हमने देखा है स्टॉक को पास परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो नियर टर्म में मुझे लगता है कि जो कि एक अपर बैंड है इसका करीब 520 तक का, उसको रीटेस्ट करने का पोटेंशियल है स्टॉक में। और 460 ये आपको होल्ड करते हुए दिखना चाहिए आने वाले दिनों में। तो 460 के स्टॉक के साथ डेफिनेटली आप यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं 520 530 के पोजीशनल टारगेट्स के लिए। तो ये फिलहाल प्रेस्टीज एस्टेट्स में भी एक मौका। शरद, सब सॉर्ट आउट हो गया? हाँ, हो गया। बताइए, कंटिन्यू प्लीज।
तो बेसिकली हम उन स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं जहाँ पे एसेट लाइट मॉडल यूजुअली फॉलो कर रहे हैं और वो बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं और MIG पे फोकस कर रहे हैं। तो दिल्ली वगैरह साइड में आपको इन वैल्यूएशन की डील्स कुछ मिल सकती है क्योंकि वो रियल एस्टेट पॉकेट बॉम्बे के आसपास है। बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो टायर 2 टायर 3 सिटीज में डेवलपमेंट होगी और जिस टाइप के डिमांड आने वाले समय में अर्बनाइजेशन की वजह से आनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में हम काफी पॉजिटिव हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली एक यूनिक बेट है उस स्पेस में क्योंकि वो बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस वगैरह को भी ओवरटेक करते हैं लॉन्गर टर्म में और प्योरली वो उसको एज अ बिजनेस चला रहे हैं रादर देन अ लैंड होल्डिंग काइंड ऑफ सिचुएशन। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज टॉप बेट है। छोटी कंपनीज में श्रीराम प्रॉपर्टीज मुझे काफी पसंद है। ओबेरॉय, प्रेस्टीज, ये बैंगलोर बेस्ड हैं, साउथ में काफी अच्छी डिमांड रहनी चाहिए लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है रियल एस्टेट वाली स्टोरी काफी इंटैक्ट है रादर देन बिग डील्स। मेरे हिसाब से मास हाउसिंग वगैरह में भी काफी अच्छी डिमांड रहनी चाहिए आने वाले समय में। जब हर्षिता बात करती हैं तो आई मीन ये मुंबई की रियल एस्टेट कंपनियां और आई थिंक मुंबई के प्राइसेस सुन के डर लगता है और डर लगता है कि उनका प्रभाव हम पे भी ना पड़े। हम तो खुश हैं हर्षिता, यहाँ पे 4000, 5500, 6000, 6500, बहुत प्रीमियम में गए तो करीब 7000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। कहाँ आप ले जा रही हैं 88, 95, 93 में? तो या तो आपको देखना है कि वो तो कभी कोई लॉटरी लग जाए या फिर किडनी बेच दें तभी प्रॉपर्टी अच्छी खासी खरीद पाएंगे, वरना तो रेंटल से ही काम चलाना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या गावा साहब जैसे जो पहले से ही प्रॉपर्टी खरीद के बैठे हैं और अब वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो जाएगी कुछ सालों में। गावा साहब की तो क्या पूछिए मत। इस देश के सबसे, अगर आप देखें जो प्रियम इलाके हैं जहाँ से समुंदर का नज़ारा मिलता है और जिसे कहते हैं ना, मैं जहाँ पे छोड़िए बात है। प्रकाश सर ने सुबह कहा था कि वो देखने गए थे फ्लैट। प्रकाश सर ने कहा था वो फ्लैट देखने गए थे। आशीष ने खूब टांग खींची थी इनकी आज सुबह सुबह। खैर इस पेज से बाहर निकलते हैं। अब आते हैं आज के चार्ट के चमत्कार पे। अजीत मिश्रा जी के सौजन्य से यहाँ पर ये ट्रेड आएगा। बताइए अजीत, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र देखिए, मेरी नजर रैमको सीमेंट पे है और सीमेंट स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं हम फ्रंट लाइनर्स में। अब मुझे लगता है कि मिड कैप स्पेस में आपका फोकस होना चाहिए। इस स्टॉक की पर्टिकुलरली अगर बात करूं तो काफी अच्छी रिकवरी आई। प्रीवियस स्विंग हाई करीब 790-800 के अराउंड पे था, जहां पे कि ऑलमोस्ट पिछले करीब 3-4 हफ्तों के कंसोलिडेशन एक पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और अभी भी वहीं ट्रेंड लाइन के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिलना चाहिए। 800 के ऊपर ही मोमेंटम और रफ्तार पकड़ेगा। तो यहाँ पे आप 770 के स्टॉप लॉस के साथ 830, 835 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। रैमको सीमेंट्स, तो यहाँ पे जो सीमेंट स्पेस में मूव है उसको आप अपनी रामको सीमेंट्स की कॉल के ज़रिए कैप्चर करना चाहेंगे। 792 क्या कर रहा है चार्ट? यस, आपकी बात करते करते अजीत जी, और देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और जो कि वाकई यहाँ पे कहना पड़ेगा। आई मीन ACC क्लोजर टू ऑल टाइम हाई, अंबुजा है ऑल टाइम हाई। ये स्टॉक वो है जो कि अच्छा रिवॉर्ड होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि 17 जनवरी 2022 के बाद फ्रेंकली स्पीकिंग फर्स्ट टाइम इन दिस ईयर ये स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काट के ऊपर आता हुआ, अच्छी बात है, अच्छा करता हुआ ये स्टॉक 792 पे। एक दो स्टॉक्स और मार्क कर लेते हैं जिनमें अच्छा खासा मूव आ रहा है इस वक्त। जरा प्लीज़ आप लेके आइएगा कैनफिन होम्स, ज़रा कैनफिन होम्स लेके आइए। और इसकी कॉल ऑप्शंस जो है वो डे हाई पर ट्रेड करते हुए 653 माइनस। कोई व्यू आपका यहाँ पर? आपका अगर आप देखें बहुत बार रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है, अच्छा मूव देता है जब भी आप बात भी करते हैं और पिछले 5-7 सेशन से काफ़ी थिन रेंज में, बट अब फाइनली अगर आप देखें उसको काटने की तैयारी करता हुआ। आपका व्यू? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि यहाँ पर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि बहुत बड़ा मूव अगर हम पिछले 2 हफ्ते में देखें तो बहुत बड़ा मूव नहीं देखने को मिला, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन धीमे धीमे ऊपर की तरफ ड्रैग हो रहा है। मेरा समझना है कि अप्रैल के हाईज बहुत जल्द टेस्ट हो जाएंगे जो कि 680-85 की रेंज में है। तो करंट लेवल से भी 30 रुपए का मूव आपको कैनफिन होम्स में देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स में भी खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि कल लास्ट सेशन में हमने करेक्शन देखा, वो करेक्शन एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। 640 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, 685 पे टारगेट सेट करने हैं। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 660 का ऑप्शन देख लीजिए, 22 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 18 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 30 रुपए के टारगेट सेट करिए।
तो यहाँ पर एक मौका तेजी का और तेजी बढ़ती हुई कैनफिन होम्स में। आज फिर एक और सेक्टर जो थोड़ा सा एक्टिव हो चला है वो है कैंपस एक्टिववेयर। स्टॉक देखिएगा 528 के लेवल्स, करीब 7% तक की तेजी इसमें साफ देखने को मिली है। राजेश सातपुते, इस पर एक टेक्निकल चेक दीजिएगा प्लीज। 528 के लेवल, 7% के गेन्स और ये भी इनफैक्ट हाईस पर ही काउंटर आ खड़ा है। हर्षदा जी देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि यहाँ पे हाई पे खड़ा है। इट्स अ ब्लू चार्टेड टेरिटरी, लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ट यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखें तो ये हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। तो दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे आपको अगर आपकी पोजीशन है तो देयर इज नो थ्रेट एज सच। तो मैं यही कहूंगा कि ये 500 के ऊपर जैसे फ्लोट करना शुरू करेगा तो इसका नया टारगेट अनफोल्ड होता जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू पैटर्न भी अगर आप देखें तो इसका टारगेट बनता है 600 प्लस पोजिशनली। लेकिन ट्रेडिंग के स्विंग आपको यहाँ पे कैच करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि डेटा वैसा ज्यादा नहीं होगा। तो ये पोजिशनली मैं ये कहूंगा 500 के ऊपर इसका बायस पॉजिटिव रखे, आप पोजीशन में बने रहे। अगर आप टिप मिले तो ऐड करें 600 के टारगेट के लिए के टारगेट कैंपस एक्टिव है। मैं इस पर एक फंडामेंटल व्यू आप दे पाएंगे क्या शरद? इनफैक्ट इस वीकेंड हमने आवाज एंटरप्रेन्योर में इसी सेक्टर की बात की थी, पर हम उन स्टार्टअप से बात कर रहे थे जो इस सेक्टर में हैं। और एक डेटा ये कहता है कि ग्लोबली ये 2027 तक मार्केट $500 बिलियन का ग्लोबल लेवल पर रहेगा। और अगर उसी साल में भारत के मार्केट की बात करें तो ये $2 बिलियन के आसपास तक का मार्केट रहेगा। तो हम काफी पीछे हैं इस ग्लोबल लैंडस्केप में। ऐसी स्थिति में कैंपस एक्टिववेयर के लिए कितना पोटेंशियल है बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के नाते, स्पेशली विद द काइंड ऑफ कंपटीशन जो इंटरनेशनल ब्रांड्स भारत में दे रहे हैं और जो डोमेस्टिक ब्रांड्स भी देने लगे हैं, जैसे HRX जैसे प्लेयर्स आ गए या फिर आपके दूसरे प्लेयर्स हैं जो शूज सेगमेंट में और एथलीजर सेगमेंट में भी अब उतर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल प्राइमरीली जो कैंपस के लिए एडवांटेज है कि वो विद इन शूज में भी एथलेजर पे उनका फोकस ज्यादा है, जहां ग्रोथ सबसे स्ट्रांग रहने वाली है अगले 5-7 सालों में। तो उसका फायदा इनको मिलना चाहिए। जहां तक इंटरनेशनल कंपटीशन का हिसाब है, मेरे हिसाब से वो मार्केट सेगमेंटाइज्ड है। जो एडिडास रीबॉक पहनते हैं वो यूजुअली आपको कैंपस में शिफ्ट होते दिखाई नहीं देंगे। कैंपस जो लोअर सेगमेंट अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स में जो डिमांड जा रही है, वहां से वो मेजर तौर पे अपना जो वॉल्यूम वाला ड्राइव है वो वहां से क्रिएट करेंगे। ग्रेजुअली जो प्रीमियमाइज कर रहे हैं वहां पे भी प्राइस सेंसिटिविटी पे ऑब्वियसली उनको एडवांटेज रहेगी। और पिछले 2-4-5 सालों में अगर आप देखें जिस तरीके से उन्होंने स्केल अप किया है प्री आईपीओ भी, वो भी कमेंडेबल है। और आने वाले समय में भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो स्केल अप काफी रोबस्ट रहेगा उनका। अगले 2-3 सालों में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अर्निंग्स में 38 से 40% जैसी ग्रोथ रहेगी FY25 तक। बट वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो ऑलरेडी अगर FY25 में 13-14 रुपए की ईपीएस भी आप मानते हैं 40-50% की ग्रोथ रेट पकड़ के, तो स्टॉक ऑलरेडी उस पे 40 टाइम के आसपास ट्रेड कर ही रहा है करंट वैल्यूएशन पे। तो बहुत ज्यादा स्कोप मुझे नहीं लगता कि और री रेटिंग का रह जाता है। तो पोटेंशियल तो है सेगमेंट में और काफी हरकत देखने को मिल रही है। स्टॉक आपके सामने 7% के गेन्स के साथ। चलिए अब फोकस करते हैं उस सेक्टर पर जहां पर काफी ज्यादा एक्शन है, खबरें गर्म हैं और ऑफ कोर्स यतिन हमारे साथ है यही बताने के लिए कि क्या चल रहा है। यतिन बताइए आज क्या चल रहा है? चल रहा तो है केमिकल पैक और ऑब्वियसली इसकी चर्चा हम रेगुलरली करते हैं। लेकिन आज एक जेएम फाइनेंस का नोट जो मैंने देखा, वहाँ केमिकल कंपनीज की जो स्वीट स्पॉट है इंडिया में उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। ऑब्वियसली हम यूरोप में देख रहे हैं जिस हिसाब से गैस के दाम बढ़े हैं वो तो एक दिक्कत है ही, लेकिन रशिया ने दिन ब दिन गैस की सप्लाई कम करने का जो ऐलान किया है क्योंकि उनके जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है और उस वजह से वो ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हम ज़्यादा गैस नहीं सप्लाई कर पाएंगे। फोर्स मेजर कंडीशन वहाँ बना के रखी है। तो गैस की भी किल्लत है और गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा रिलेशन केमिकल कंपनीज पे है क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हाई एनर्जी कंजम्पशन करते हैं प्रोडक्शन में। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो अमोनिया, कैल्प्रोलैक्टम, मीथानॉल, मेलामाइन, कॉस्टिक सोडा, ये ऐसे केमिकल्स हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा बिजली या बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है इन पर्टिकुलर कंपाउंड्स को बनाने के लिए। और अगर हम कॉस्टिक सोडा की स्पेसिफिकली बात करें तो जो कैपेसिटी है यूरोप की उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50% के नीचे चली गई क्योंकि अब वायबिलिटी नहीं रही, क्योंकि जो करंट एनर्जी प्राइसेस हैं
उसका मतलब ये है कि 1000 यूरोस प्रति टन के हिसाब से कॉस्ट आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम अमोनिया, सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा की बात करें तो यहाँ भी आपको प्रोडक्शन में दिक्कत हो रही है, और स्पेसिफिकली बासफ के जो प्लांट है लुडविगहाफन में, जर्मनी में एक इलाका है, वहां भी आपको प्रोडक्शन कट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं, कौन से स्टॉक्स आपके फोकस पे होने चाहिए, सबसे पहले GNFC, RCF, क्योंकि ये कंपनीज अमोनिया बनाती हैं। सोडा ऐश के लिए टाटा केमिकल्स है जो ऑब्वियसली हाई प्राइसेस से बेनिफिट कर रहा है। कॉस्टिक सोडा की बात करें तो ग्रासिम, गुजरात अल्कलीज जैसे स्टॉक्स हैं, और ऑब्वियसली दूसरी जो केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं जैसे कि दीपक नाइट्रेट और गुजरात अल्कलीज, इनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जो है फोकस शिफ्ट हो रहा है इंडियन कंपनीज पे, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन इतना हैम्पर नहीं हुआ है, दाम थोड़े बहुत फॉर्म अप हो गए, जिसके कारण अब एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक प्राइसेस दोनों ही में आपको थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जहां पर देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल डिमांड दरअसल बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई की शॉर्टेज ऑफ सॉर्ट्स बनती हुई दिखाई देगी। अब फंडामेंटली क्योंकि कई कंपनियां हैं और यहाँ पर अलग अलग केमिकल्स पर रिएक्ट करना होता है, तो अमोनिया हो, कॉस्टिक सोडा हो, दूसरी एल्कलाइल्स हो, आप फंडामेंटली किसको ज्यादा पोटेंशियल देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन? क्योंकि आप सिर्फ हर स्टॉक नहीं ले सकते, आपको वैल्यूएशन भी देखना होगा, क्या अट्रैक्टिव है, कहां पर ज्यादा रिटर्न्स बनेंगे। शरद, आपकी पिक क्या रहेगी इस बड़े यूनिवर्स में? देखिए, हमारी पिक प्रेफरेबली टाटा केमिकल रहेगी, क्योंकि कॉस्टिक सोडा और इसमें सोडा ऐश में जैसा कि है कि रिक्वायरमेंट आपकी ग्लास में ज्यादा लग रही है, जो सोलर पावर में यूज होने वाला है, प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी यूज होने वाला है, तो एक लॉन्ग टर्म ट्रिगर भी है उनके फेवर में। और शॉर्ट टर्म में जैसा अभी यतिन बता रहे थे कि यूरोप वगैरह में गैस की प्राइसेस तो ऑब्वियसली बहुत अबनॉर्मल है और वो काफी हद तक उनको इम्पैक्ट कर रही हैं। BASF जैसे बड़े प्लांट्स को भी उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, और वहाँ ग्राउंड लेवल पे भी काफी प्रॉब्लम है इस चीज को लेके। और हमारा ये मानना है कि 1-2 क्वार्टर वहाँ पे काफी ये इशू रहेंगे भी, तो इतनी जल्दी वो रिजॉल्व होने वाला है नहीं। तो टाटा केमिकल्स बहुत बेटर लगता है। दीपक नाइट्राइट वगैरह मैंने कुछ दिन पहले देखा था, तो मुझे लगता है 10 से 15% की एक करेक्शन आए तो वो भी डिसेंट स्टोरी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि उनका भी काफी बड़ा कैपेक्स है, शायद 950,000 करोड़ का। उसके इफेक्ट जैसे जैसे रील इन होते हैं, काफी फायदा उनको भी रहना चाहिए, और लीडरशिप पोजीशन भी है काफी स्पेस में। बट इन वैल्यूएशंस पे और जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है वो देखते हुए मुझे लगता है टाटा केमिकल एक काफी डिसेंट बेट है। ओके, इसमें से अगर आप देखें प्रेफर क्या होगा, आपने टाटा केमिकल की बात की, SRF की बात करी, पूरा का पूरा केमिकल बास्केट। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको यहाँ पर। लुक एट OI एडिशंस ऑफ केमिकल स्पेस। और आई मीन कभी कभी क्या होता है, सरप्राइज होता है थोड़ा सा कि भाई इतना OI एडिशंस भी हो सकते हैं। केमिकल बास्केट में इस ओवरऑल मार्केट का आज 7.5% एडिशन हुआ है, सबसे हाईएस्ट OI एडिशन। टॉप अतुल 30.9, आई मीन एक अमूमन एक जो नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री होती है ना वो एडिशन से, उससे कहीं शार्प है। 11% आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन 12.6 और टाटा केमिकल 7.9। और मैं अपने आकलन से आपको ये बता सकता हूँ कि आज जिस स्टॉक की सबसे कम चर्चा हुई है वो अभी भी नवीन फ्लोरिन है एट 4637 में। मानस शायद मैं अभी तक बचा था, लेकिन आई थिंक इस पर बात कर ही लेते हैं। नवीन फ्लोरिन की जो 4700 की कॉल है और 4800 की कॉल। अब आप देखिए, आप 12 तारीख में ट्रेड कर रहे हैं, अभी हमारे पास काफ़ी वैल्यू है। डायरेक्टर साहब एक काम कीजिएगा, स्क्रीन पे कॉम्बो में रखिएगा, एक तरफ रखिएगा 4700 की कॉल और एक तरफ रखिएगा 4800 की कॉल। इस छोटे से राउंडिंग बॉटम का जो कि 5 अगस्त से लेके अब तक का टाइम फ्रेम में बना है, प्राइस प्रोजेक्शन शायद हमें उस रेंज में ले आए। आप 47 लेना चाहेंगे या फिर 48? प्रीमियम रखिएगा स्क्रीन पर, फिर डिस्कस करेंगे। 4650 इस वक्त आपका स्पॉट का लेवल है। मानस को मिला है 4550 के ऊपर, उसके टारगेट आते हैं 4850 के आसपास, तो करंट लेवल से भी 200 रुपए। नहीं, मानस के लिंक में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन वो एक स्टॉक का आप रेडार पर रख सकते हैं, नवीन फ्लोरिन दीपक नाइट्रेट, जहां पर एक अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। नवीन फ्लोरिन पर कोई टिप्पणी आप फटाफट करना चाहेंगे अमित?
डेफिनेटली हर्षिता मैम, लास्ट स्विंग में ये 4500 के लगभग था, उसको क्रॉस कर रहे हैं। स्टॉक में एक वॉल्यूम के साथ हम ब्रेकआउट देख रहे हैं। जिस हिसाब से मोमेंटम है, मुझे लगता है कि नवीन फ्लोरिन यहाँ से भी आने वाले दिनों में बेटर करेगा। पोजिशनली मैं कहना चाहता हूँ इसके 4750 से 4800 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, और स्टॉप लॉस लगभग 4550 का रखूंगा नवीन फ्लोरिन में। अच्छी खासी तेजी यहाँ पर आने की पूरी गुंजाइश। 250 रुपए से बढ़त से ज्यादा की बढ़त इस स्टॉक में आज देखने को मिली है। यतिन, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट यतिन को दोबारा जोड़ेंगे डीलिंग रूम के चेक के लिए। इस बीच सुदीप बंदोपाध्याय को जोड़ लेते। सुदीप, अपॉलॉजीज, आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ा, लेकिन केमिकल सेक्टर बहुत ही दिलचस्प सेक्टर है, जहां पर हमने देखा ये एक तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जिस तरह की कैपेसिटी बढ़ रही है उसका फायदा इनको मिलेगा, दूसरी तरफ चाइना की अलग क्राइसिस, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होने के चलते कई यूनिट्स बंद है, और यूरोप की तो स्थिति हम सब जानते हैं। ऐसे में क्या आप भी एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं इस सेक्टर में? बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। दो खास चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। मैं आपके जो विश्लेषण है और जो हमारे मित्र है पैनल पे उनकी बातचीत में सुन रहा था, दो चीज मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे और एक जो मुद्दा हो रहा है, जो हम हमेशा से बात करते आए, एक चाइना +1 का बेनिफिट इंडियन केमिकल मैन्युफैक्चरर को मिल रहा है, और वो कुछ दिन से चालू हुआ, और वो प्रोसेस अभी बहुत तेज हो गया है। जो सारे बड़े जो एंड यूजर्स हैं वो चाइना का अल्टरनेटिव सप्लाई बेस बनाना चाहते हैं, और उसका फायदा इंडियन केमिकल कंपनीज को मिल रहा है। दूसरा बात है, कुछ कंपनीज ग्लोबल जो प्रोक्योरर है वो चाइना से निकल के अपना बेस या अपना प्रोक्योरमेंट दूसरे कंट्रीज में करना चाह रहे हैं। उसका भी वहां पे भी इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, और वहां पे भी इंडियन केमिकल मैन्युफैक्चरर्स को फायदा मिलेगा। और आप स्पेसिफिक कंपनीज पे अगर बात करें, एक सेक्टर का शायद हम लोगों ने अभी इतना जिक्र नहीं किया, वो है बेंजीन बेस्ड जो केमिकल्स है। ये बेंजीन बेस्ड केमिकल्स में आरती इंडस्ट्रीज दिग्गज प्लेयर है। वैसे बहुत ही अच्छा कंपनी है, परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा रहा है, और ये जो करंट लेवल पे जो आरती इंडस्ट्रीज का कामकाज हो रहा है, यहाँ से हम लोग करीबन 1100 रुपए का टारगेट देख रहे हैं 1 साल के लिए। तो आरती इंडस्ट्रीज में जरूर ध्यान दिया जा सकता है करंट लेवल में भी। और देखिए ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 890 के आसपास के लेवल्स, और यहाँ पर पोटेंशियल मजबूती का जरूर है। सुदीप, आजकल क्योंकि मार्केट में जिस तरह का यूफोरिया वापस लौटा है या फिर जो पुल बैक देखने को मिला है, सवाल यही लोग उठा रहे हैं कि दिग्गजों में ज्यादा पैसा कमिट हो या फिर मिड कैप्स में। आज के तौर पर, आज मिसाल के तौर पर देखें, nearly 320 पॉइंट्स अप ऑन द मिड कैप इंडेक्स, 1% आउट परफॉर्मेंस यहीं पर, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी आप कैचिंग अप। आप इस समय ज्यादा कन्विक्शन कहाँ रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, एंड जो दरअसल ट्रेड्स अट्रैक्टिव दिखने लगे हैं? देखिए, मैं तो ऐसे मिड कैप लार्ज कैप देखता नहीं हूँ ऐसे सेपरेटली। हम तो सेक्टर कंपनी स्पेसिफिक सजेशन दे रहे हैं, और मैं निवेशक के लिए यही अभी आज के दिन में सलाह देना चाहूंगा कि कुछ हद तक एक डीकपलिंग सा मूव इंडियन मार्केट में देखने को मिल रहा है। इसका कारण जो ग्लोबल इमर्जिंग फंड्स हैं, उनका जो उनका बहुत बड़ा एक रकम उन्होंने चाइना में इन्वेस्ट किया था, और वहां से निकल के दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा डाल रहे हैं। उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है, रहेगा भी। तो इंडिया में पैसा आ रहा है, इसी के कारण कुछ हद तक डीकपलिंग दिख रहा है हम लोग को ग्लोबल मार्केट बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज के यूएस मार्केट से। बात यह है कि कैसे शेयर में खरीदारी करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं यही सलाह दूंगा कि बहुत सतर्क होके शेयर सिलेक्ट करना चाहिए, और सेक्टर और कंपनी पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं तो मिड कैप लार्ज कैप ऐसे डिमार्केट नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा कि आप जो अच्छे डोमेस्टिक फोकस सेक्टर हैं, जैसे सीमेंट का जिक्र थोड़ी देर पहले हो रहा था, जरूर सीमेंट पे ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा टेलविंड है। डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अच्छा टेलविंड है। केमिकल्स बहुत अच्छा टेलविंड है। एफएमसीजी एवरग्रीन सेक्टर है। तो ये सारे सेक्टर्स में ध्यान देना चाहिए, और यहाँ पे भी कंपनी चुनना चाहिए और इसी में निवेश करना चाहिए। मिड कैप लार्ज कैप कोई एक्चुअली कोई माने नहीं रखता है हमारे लिए। आपको देखना पड़ेगा आपका एंट्री लेवल कहाँ पे ठीक हो रहा है, और उसी हिसाब से एंट्री लेना चाहिए। जो आपके जहन में आई है लेटली, मिड कैप और दिग्गज उस सब की बातें छोड़कर, कोई ऐसी चीज जो आपको एक्चुअली अट्रैक्ट कर रही है, जहां पर आपको लग रहा है कि हाँ बड़ा वैल्यू है, अब तक लोगों के नजर में नहीं है, चाहे वो सेक्टर हो या फिर कोई खास स्टॉक जिस पर आपने आजकल ज्यादा स्टडी की है, सुदीप?
ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे हम लोगों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। एक टाटा मेटालिक्स का स्टॉक है जहां पे जो पिछले दिनों में कॉस्ट बढ़ जाने के कारण पिछला क्वार्टर नतीजा ठीक ठाक नहीं था, मार्केट के हिसाब से नतीजे खराब आए थे। पर अभी क्या हुआ है कि कोल प्राइसेस, जो कोकिंग कोल प्राइसेस कम हो गया है, करीबन 50% कम हुआ है। पर जो इनका जो आउटपुट है पिग आयरन वगैरह, वहां पे उतना प्राइस इरोशन नहीं हुआ है, तो इनका मार्जिन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा। तो यहाँ पे हम जरूर निवेशक को ध्यान देने के लिए सलाह देंगे। इसके अलावा एफएमसीजी क्षेत्र के दिग्गज कंपनी इमामी का मैं जिक्र करूंगा। इनका रूरल फोकस, एक प्रोजेक्ट शक्ति के जरिए बहुत अच्छा रूरल फोकस इन्होंने दिया है। जो अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन वो भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं और एक खास फोकस ये ला रहे हैं मेडिकल और मेडिसिन और मेडिकल लाइन पे, और यहाँ पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट रीच बढ़ा रहे हैं। ये सारे जो कर रहे हैं, हम लोग को लगता है कि मार्जिन एक्रेटिव होगा। मैनेजमेंट को प्रोफेशनलाइज किया, तो यहाँ पे भी अच्छा ट्रैक्शन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि रूरल कंजम्पशन बढ़ रहा है, मॉनसून ठीक ठाक हुआ है, तो यहाँ पे भी ध्यान दिया जा सकता है। इमामी, टाटा मेटालिक्स जैसे आइडियाज जो सामने निकल कर आ रहे हैं, वहां पर खूब पोटेंशियल भी देखने को मिला है। अच्छा, फार्मा कंपनियों में हाल फिलहाल हम फिर देख रहे कुछ ऑब्जर्वेशंस निकल कर आए हैं, लेकिन डीवीज लैब जैसा काउंटर जो एक समय पे एक हॉट फेवरेट हुआ करता था, आज ये करीब 2-2.25% ऊपर है। क्या इस पर आपकी नजर गई है हाल फिलहाल? क्या यहाँ पर आपको कुछ दिखा है नया जो डिलीवर करेगा शेयर के फेवर में? हर्षदा, दो मैं खास बात यहाँ पे बताना चाहूंगा जो कि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक तो फार्मा कंपनी जिनका यूएस में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, वहां पे अभी थोड़ी समस्या है। एक तो मुख्य कारण यह है कि यूएस में जो जेनेरिक है उस पर प्राइसिंग प्रेशर बहुत है, और जो एनालिसिस हम लोग का है उससे लगता है कि ये प्रेशर कुछ देर तक बरकरार रहेगा, और यहाँ पे इनके लिए मार्जिन इंप्रूव करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात है यूएस एफडीए, इसका तो हम सब लोग जानते हैं, बहुत तगड़ा इंस्पेक्शन होता है और वहां पे तरह तरह के खामियां कंपनीज के निकल के सामने आ रहा है, और वो ठीक करने में बहुत टाइम, एफर्ट और रिसोर्सेज लगते हैं, वो भी चल रहा है। तो ये दो समस्या जो है, इसके चलते हम लोग एक एरिया में फोकस कर रहे हैं जो कि डोमेस्टिक बिजनेस फोकस्ड कंपनीज है फार्मा सेक्टर में। यहाँ पे हम लोग को लगता है ध्यान देना चाहिए। अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट है डिमांड का, और अच्छा खासा प्रोग्रेस हो रहा है। सो डोमेस्टिक फोकस फार्मा कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा एक सेगमेंट हम लोगों ने ध्यान दे रहे हैं जहां पे हम लोग को लगता है कि मूवमेंट अच्छा होगा, इंजेक्टेबल्स। तो इंजेक्टेबल सेगमेंट में जिनका कामकाज अच्छा हो रहा है, जिनका जहां पे पोटेंशियल है, वहां पे ध्यान देने के लिए निवेशक को सलाह दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ग्लैंड फार्मा का बात करना चाहूंगा इंजेक्टेबल में, और डोमेस्टिक फोकस कंपनीज में जहां पे फोकस ज्यादा हो रहा है, और भी टोरेंट फार्मा और नैटको फार्मा का मैं जरूर जिक्र करूंगा, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। जी सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं आज का मिड कैप फंडा कॉल की तरफ, और आज का मिड कैप फंडा जो है वो आएगा शरद जी के सौजन्य से। शरद जी बताइए, क्या कैरी करेंगे आप, और मिड कैप में आपका कन्विक्शन आइडिया? कृष्णा डायग्नोस्टिक्स है हमारा मिड कैप फंडा। कंपनी डायग्नोस्टिक स्पेस में है, और पिछले कुछ समय से कंपटीशन और नए इनकम्बेंट से आने वाले प्राइस डिसरप्शन की काफी डिस्कशन हुई है डायग्नोस्टिक स्पेस में। बट ये चूंकि ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के थ्रू रूट कर वहां पे अपना बिजनेस सेटअप करके उन्हीं के बिजनेसेस को रूट इन कर रहे हैं, और ज्यादातर इनका जो कॉस्टिंग है वो ट्रेडिशनल डायग्नोस्टिक चेन से काफी कम है। रेडियोलॉजी पे कंपनी का फोकस ज्यादा है, पैथोलॉजी पे कम है। ज्यादातर बिजनेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स से ही रूट इन होता है। तो और कॉस्ट वाइज भी काफी कॉस्ट कॉन्शियस इनके सारे प्लान्स की प्राइस, सारे टेस्ट वगैरह की प्राइसिंग है, तो इन पे इस डिसरप्शन का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। हमारा ये मानना है कि अर्निंग्स में लगभग 21-22% जैसा CAGR रहना चाहिए अगले 2 साल में। तो FY24 की अर्निंग्स लगभग 35 रुपए के आसपास आनी चाहिए। तो और कंफर्टेबली 20 टाइम कंपनी ट्रेड कर सकती है, तो लगभग 700 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से कृष्णा डायग्नोस्टिक हमें लगता है काफी बढ़िया बेटर वैल्यूएशन। कृष्णा डायग्नोस्टिक आज का मिड कैप फंड शरद जी के सौजन्य से आपकी स्क्रीन पे 516 पैकेट ट्रेड करता है। इट्स डूइंग वेल, डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। करीब 4 रुपए, करीब 3/4% की तेजी यहाँ पर है।
अब यतीन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए और निफ्टी बैंक करीब करीब 40,590 पे और आपकी स्क्रीन पे निफ्टी भी करीब करीब 17,948, यानी वो जो कॉल राइटर्स थे 18,000 के जोन के, उन्होंने थोड़ा ट्रबल किया। अदरवाइज क्लोजिंग बहुत शानदार है, लेकिन इस शानदार क्लोजिंग के पीछे डीलर्स की अप्रोच क्या वो चेस कर रहे हैं, आइए यतीन से बात करिए। यतीन, दो स्टॉक्स खास करके अगर आप देखें जहां पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डीलर्स। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए, डीएलएफ एक स्टॉक है रियल एस्टेट पैक में से जो डीलिंग रूम्स को पसंद आ रहा है। वहाँ ये बीटीएसटी की भी स्ट्रैटेजी अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। इनफैक्ट उनको लगता है कि 10 से 15 रुपए का अपटिक इस स्टॉक में आना चाहिए। सो साधारण तरीके से 3 से 4% का अपमूव उनको लगता है स्टॉक में 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में आना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट की अगर आप बात करें तो 6% आज बढ़ा है, तो फ्रेश लॉन्ग्स डीएलएफ में देखने को मिले हैं। और मार्केट जब भी मोमेंटम में होता है तो यहाँ जो है वो काफ़ी अच्छा आपको ट्रेड मिलता है। डीएलएफ के अलावा मैकडॉवेल्स, माफ़ कीजिएगा, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। स्टॉक लगभग डेज हाई पे है और अगर आप देखें तो काफ़ी सारे आज मोमेंटम कॉल्स इस स्टॉक पे आ रहे हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से। आज की अगर हम बात करें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 7.5 लाख शेयर्स का एडिशन हुआ है और अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो पोजिशनली यहाँ खरीदारी करके चलें 880 रुपए के लक्ष्य के साथ, ऐसा डीलिंग रूम सुझा रहे हैं। तो दोनों ही मैकडॉवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स और डीएलएफ दोनों पे ही खरीदारी की सलाह आज डीलिंग रूम्स की तरफ से आ रही है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा भी की थी। इनफैक्ट कार्यक्रम के शुरू में ही इस स्टॉक को लिया गया था और आप समझ लीजिएगा कि हमने उस वक्त इसकी 840 की कॉल ली थी मेरे ख्याल से मानस जी के साथ डिस्कशन में, और वो कॉल ऑलमोस्ट हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रही होगी। यस, और डीएलएफ के तो खैर कहने ही क्या जनाब, और डीएलएफ लेके आइए प्लीज़। डीएलएफ अभी रियल स्टेट पे डेडिकेटेड चर्चा हुई भी थी 410 पे, अच्छी क्लोजिंग है ये। और याद रखिएगा डीएलएफ थोड़ी सी यहाँ पे यतीन ने तो देखिए मेंशन कर दी बात, और 4 नवंबर 2021 से लेके अब तक की जो स्लोपिंग डाउन ट्रेजेक्टरी है वो फिर बाइसेक्ट होने के लिए अगर आप देखें पूरी तैयार है। तो डीएलएफ का जो चार्टिकल प्लेसमेंट है वो बेहद बेहद शानदार है। यतीन बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल लेके आइए अब जरा ग्लोबल मार्केट्स, लेट्स ब्रिंग डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं डाउ जोन्स फ्यूचर्स, और उसके बाद क्योंकि बीटीएसटी ट्रेड लेने का क्रम जो है वो शुरू करेंगे और देखते हैं जो आधार है वर्ल्ड मार्केट्स का वो क्या है। शुक्रवार को एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक यूएस मार्केट्स में, S&P 500 ने 3900 की ट्रेजेक्टरी को पार किया, नैस्डैक ने 50 डे मार्क को स्ट्राइक किया, डाउ हमें थोड़ा सा फ्रैक्शन रह गया, अदरवाइज उसकी क्लोज भी थी जो शुक्रवार की थी वो वेरी क्लोज टू 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 32,436 171 अंकों पर आधा % की तेजी के साथ डाउ फ्यूचर्स जहां पे ट्रेड कर रहे हैं। इट्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी और इस प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। गुड, हम जिस रेंज में जा रहे हैं देखिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज है, इट्स 17,944। इस दौर का हाईएस्ट क्लोज होगा, ये इस दौर का हाईएस्ट क्लोज होगा। एक डिफिकल्ट टास्क है हमारे आगे, एक 41,000 का लेवल ऑन निफ्टी बैंक और 18,000 ऑन निफ्टी। अभी भी उस रेंज में कॉल राइटर खड़ा है, लेकिन जिस तरीके से 17,900 के जोन में पुट राइटर्स का कन्विक्शन बना है, याद रखिएगा अगर आप लॉन्ग थे शुक्रवार को मेरी अप्रोच के मुताबिक या फिर आज भी सुबह लॉन्ग थे तो स्टिल व्यू लॉन्ग का ही है। ये एक डिफिकल्ट जोन है बट आई थिंक जो फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स है बाजार में वो विजिबल है, एंड स्पेशली एफआईएस का पैसा। तो मेरे व्यू के मुताबिक, जो कि जब मैं कल शब्दों का इस्तेमाल करूंगा अपनी रणनीति में, कैरी योर लॉन्ग्स फॉर टुमारो। अब एक काम करते हैं, यहाँ से ट्रेड्स पिक करते हैं। प्रकाश सर, वो ट्रेड जो आप कल के लिए पिक करके जाएंगे। मेरा कल के लिए ट्रेड है हैवेल्स इंडिया, ट्रेड कर रहा है 1384 पर। मुझे लगता है 400 की तरफ जाएगा, इसका मुझे बार बहुत पसंद है। स्टॉप होना चाहिए कितना, मे बी अराउंड 1375 बस। हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स 1385 में वाइट गुड सेगमेंट में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस होल्ड करते हैं। एक बातचीत याद रखिएगा, दिवाली त्योहारी सीजन जो है वो नज़दीक है। हालांकि आप तो देखिए श्राद्ध पितृपक्ष जो है वो शुरू हो चुका है, बट स्टिल आई मीन कंसिडरिंग द अक्टूबर मंथ ये एक अच्छा है चार्ट। और एक और चीज़ है कि दिसंबर
21 से लेकर अब तक की जो पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी थी वो बाइसेक्ट होने की तैयारी करते हुए। अच्छी कॉल है सर, अच्छी स्पॉटिंग आपकी स्क्रीन पे, और ये आज 20 डे एक्सपोनेंशियल से पुल बैक देके हाईएस्ट लेवल पे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। मानस आपका ट्रेड क्या होगा? देखिए BTST के लिए BEL में खरीदारी करके जाएंगे। ब्रेकआउट बहुत क्लियर है, 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं, तो 350 के टारगेट के लिए BEL में खरीदारी करेंगे 334 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, BEL ये कुछ देर पहले अगर आप देखें जो ऑप्शन थॉट था वो हमने अमित सेठ जी के साथ डिस्कस भी किया था। BEL स्ट्रॉन्ग लगता हुआ, और याद रखिएगा डिफरेंशियल बिटवीन HAL एंड BEL इस बार परसिस्ट नहीं कर रहा है, ठहर नहीं रहा है, तो चांसेस हैं कि जो एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है आजकल के सेशन में HL की खबर के चलते, वो शायद ये स्टॉक पूरा करते हैं। अमित सेठ जी आपके कैरी करेंगे? जी मैं SRF का फ्यूचर्स कैरी करूंगा। स्ट्रेंथ इसमें है, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है, 2739 का इसका प्राइस है। मेरे लगभग टारगेट्स रहेंगे 2775 के, और स्टॉप लॉस छोटा सा रखूंगा 2715 का। 2715 के स्टॉप लॉस के साथ आप SRF फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे और कैरी करेंगे कल के लिए। केमिकल बास्केट में आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। अमित जी, अजीत मिश्रा जी आपके कैरी करेंगे कल के लिए? देखिए मेटल स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन चल रहा है। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो जिंदल स्टील में ऑलरेडी मूव आ चुका है। मेरे हिसाब से टाटा स्टील को आप यहाँ देख सकते हैं 107 के राउंड पे ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 115 तक के टारगेट्स के लिए 106 के स्टॉप लॉस के साथ। पावर स्पेस में टाटा पावर, अच्छा टाटा पावर पे बहुत, अगर आप देखें टाटा स्टील है मेरे ख्याल से, माफ कीजिएगा, टाटा स्टील है ना अजीत? टाटा स्टील, सॉरी, या टाटा स्टील 107.45 पे ट्रेड करता हुआ पिछले 4-5 सेशन से आप देखें काफ़ी छोटी सी ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, पर याद रखिएगा छोटी लेकिन एक बहुत मीनिंगफुल ट्रैजेक्टरी में, जिसका लो जो है आप समझ लीजिए 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और एक और बात, 22 अगस्त से लेके अब तक की ये पूरी चैनल जो है वो मार्केट्स के लिए भी स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी के लिए भी अगर आप देखें इंपॉर्टेंट थी, इसके लिए भी ऊपर 200 डेमा है। इन सारी कैंडल्स का हाई लोअर एज है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। राजेश सतपुते जी आपके कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी देखिए, जिस जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा DLF। इनफैक्ट इस पर बहुत बात हो चुकी है, इसलिए मैं थोड़ा ऐड करूंगा यहाँ पे। टेक्निकली इट्स अ चैनल का ब्रेकआउट हुआ। चैनल कहाँ हुआ था? 390 का वो लेवल था, एंड अकॉर्डिंग टू चैनल इसका जो टारगेट अनफोल्ड हुआ था वो रहेगा 430 का। सो अकॉर्डिंग टू मी DLF में जो 400 के ऊपर का जो बंद दे रहा है, बट सिंपली शोज कि इट इज रेडी फॉर द टारगेट। सो DLF ही बाय करूंगा, क्योंकि इसमें चार्ट में बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल रही है। 400 का स्टॉप लॉस रखे, 430 का टारगेट। 400 का स्टॉप लॉस रखिए, 430 का टारगेट आप DLF में रखेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें DLF पे आपका व्यू। और डेरिवेटिव्स में अगर आप देखें तो आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडिशन स्टॉक में हुआ भी है। तो सारी की सारी कॉल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। एक स्टॉक जो कि मेरा आई थिंक जो दिल जीत के जिसे कहते हैं ले जाता है कि ह्यूज ओआईरेशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेंज ब्रेकआउट, और वो है ACC। क्या अगर आप देखें शानदार प्लेसमेंट है इस स्टॉक की। आज मैं इसकी आप समझ लीजिएगा कि प्राइस था 2447 और इसके ऑप्शन स्टेट्स को देख रहा था 2500 की कॉल को देख रहा था मैं। इसकी ACC की कॉल 2500 लेके आइएगा स्क्रीन पे एक बार। मैं 12 बजे का कार्यक्रम करने से पहले अगर आप देखें इसका डेटा एनालाइज कर रहा था, और उस वक्त ये ट्रेड कर रही थी, बताता हूँ मैं आपको, करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि उस वक्त प्राइस था इसका 62-63 के आसपास, 85 पे क्लोज हो रहा है। एंड स्टिल इतना अच्छा पोटेंशियल मेरे ख्याल से ये ऑप्शन रखती है। बात करते हैं इस पर मानस से। मानस, क्या ये अच्छा 2500 की एट द मनी कॉल पैसा बना के देगी आपको लगता है, अगर एक रीजनेबल स्टॉप लॉस के साथ चेज करें ऐसे? तो देखिए, जैसा मैंने पहले ही मेंशन किया कि फ्राइडे का जो मूव था वो सरप्राइजिंग मूव था, और अब रैली रिज्यूम हो चुकी है, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से 150 रुपए का मूव ACC में जरूर देखने को मिलेगा। तो 2500 का कॉल ऑप्शन लेके जाएंगे। इसके प्राइस चल रहे हैं 87 रुपीज के आसपास के, तो 2500 का कॉल ऑप्शन 87 रुपीज पे लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 59 रुपीज का, और ऊपर की तरफ 140 रुपए के टारगेट सेट करिए।
एसीसी में एक अपॉर्चुनिटी, इनफैक्ट इस शेयर पर मेरी भी नजरें थी, लेकिन हाँ एक मोमेंटम वाला ट्रेड साफ ये देखने को मिला है। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिसमें जाते जाते दरअसल पोजीशंस और भी बढ़ने लगी है। इंडिया ग्लाइकोल एक प्योर प्ले कैश मार्केट का ट्रेड है। इस पर गाबा साहब आप अगर नजर डाल सके तो बताइएगा। इंडिया ग्लाइकोल में आज हमने देखा है वॉल्यूम एक्शन अच्छा खासा। लास्ट जब मैंने देखा था स्टॉक करीब 3.5-4% ऊपर था, अब 5% के गेन्स आ चुके हैं और 6 लाख करोड़ शेयरों से ज्यादा, 6 लाख शेयरों का ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है। 3.5 गुना इनके 10 डे एवरेज का वॉल्यूम दरअसल आज नोटिस हुआ है इसमें, इसीलिए मेरी नजर भी इस पर गई। आपकी राय क्या होगी, कोई ट्रेड आगे कैरी करे क्या? चार्ट स्ट्रक्चर इंडिया ग्लाइकोल का बढ़िया है, बहुत बढ़िया बेस बना है 150 के आसपास, वहां से बाउंस मिला है। आज तीसरा दिन है बाउंस का, मोमेंटम है, थोड़ा फ्रेश नजर आता है लेकिन वीक नहीं नजर आता। इनफैक्ट मैं कहूंगा अब ट्रेड कर रहे हैं 959 के 960 के, स्टॉप लगाना चाहिए 940 का। क्या ये 1000 की तरफ जा रहा है? बिल्कुल ऐसा लगता है। तो अगर 1000 का लक्ष्य हो तो ले लेना चाहिए। स्टॉक 940 है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, सेटअप भी सही है और मोमेंटम भी सही है इंडिया ग्लाइकोल। मोमेंटम वाला ट्रेड, प्योर प्ले कैश ट्रेड, जहां पर हमने देखा है काफी तगड़ा मूव देखने को मिला है। कल आपको पिछले हफ्ते ही हम बात कर रहे थे ना, वो एथेनॉल को बढ़ावा के देने के लिए सरकार अपनी पॉलिसी और मजबूत करती हुई दिखाई देगी और सिर्फ शुगर केन जूस से नहीं लेकिन दूसरे पदार्थों से बनाया हुआ एथेनॉल में प्राइस रिविजन होता हुआ दिखाई देगा। तो इंडिया ग्लाइकोल दरअसल उस सेक्टर में भी थोड़ा बहुत हाथ बटाता है, तो वहां पर एक पोटेंशियल स्कोप है तेजी का। हम बात कर रहे थे डीएलएफ जैसे ट्रेड्स की, तब शरद अवस्थी ने कहा था गोदरेज प्रॉपर्टीज रेडार पर रखना चाहिए। तो एक बार अजीत मिश्रा, गोदरेज प्रॉपर्टीज आप देखिएगा चार्ट्स पर 3.5% ऊपर और सेकंड हाफ में, इनफैक्ट पिछले आधे घंटे में जब हम डीएलएफ की बात करके आगे बढ़े उसके बाद स्टॉक में भी तेजी आती दिखाई दी। ट्रेड बताइए क्या है? बिल्कुल ऐसा, देखिए एज ने अंडर परफॉर्म जरूर किया है। अगर आप देखेंगे पिछले करीब साल भर से करेक्टिव फेज में है जहाँ पे 2600 से 1100 तक एक डिक्लाइन देखने को मिला, बट पिछले करीब 3-4 महीनों में अगर आप देखेंगे तो पेस ऑफ डिक्लाइन ऑलमोस्ट नलिफाई हुआ है। इनफैक्ट जो हायर हाइज बन रहे हैं डेली चार्ट्स पे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज के सेशन में इसने अटेम्प्ट किया अपना 200 दिन का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं कर पाया, तो मुझे लगता है 1500 के ऊपर क्रॉस आते ही आपको काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिलेगा और पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि वो शायद गैप अप के साथ देखने को मिले ब्रेकआउट। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन देखनी चाहिए 1400 के स्टॉप लॉस के साथ, और पोजीशन करीब 1650 आपका पहला टारगेट होगा। 150 का पहला टारगेट रहेगा। 3.5% का मूव इस स्टॉक में आता हुआ। एक बार इंडेक्स का हाल परख ले क्या, और इंडेक्स तो देखेंगे भारतीय बाजारों की चाल मजबूत तो है ही, साथ ही जो विदेश में हो सकता है जो फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो निफ्टी 50 आपके सामने पूरे 100 पॉइंट ऊपर 17,933 के आसपास तक का ट्रेड देखने को मिला है। निफ्टी बैंक में 160 अंकों की बढ़त, मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहा है अनडाउटेडली, मिड कैप में 300 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिल रही है। अब आइए डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स और S&P का क्या हाल है। तो इस समय जो मुझे डेटा दिख रहा है, हमने पहले जब नजर डाली थी तब क्या 90 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही थी डाउ में। इस समय 150 पॉइंट तक का उछाल आ चुका है डाउ में, उस पर आप गौर करिए, यानी कि वहां का सेशन और भी मजबूत होने वाला है, उसकी तैयारी हो चुकी है। नैस्डैक फ्यूचर्स करीब करीब 80 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं और अगर ऐसी चाल आती है तो पिछले सत्र में 250 पॉइंट की तेजी और नैस्डैक में आज 80 पॉइंट की तेजी, और भी रुझान मजबूती का बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक पॉकेट है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। और ये सब हो रहा है कल के डेटा आने से ठीक पहले। अब देखिए यूरोपीय मार्केट्स का हाल भी, फ्रांस हो, जर्मनी हो या फिर यूके के मार्केट, सब में तेजी देखने को मिल रही है। 100 पॉइंट के तो मिनिमम गेन्स देखने को मिले हैं, ऊपर की तरफ 200 पॉइंट तक का इजाफा भी जर्मनी का मार्केट दिखा रहा है। तो ग्लोबल तस्वीर दरअसल बहुत ही मजबूत होती हुई और उस सिलसिले में भारतीय सेंटिमेंट भी और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पर्टिकुलर ट्रेड जो काफी दिनों बाद चमका है, स्टॉक्स की बात करें तो टाइटन लेकर आइए प्लीज स्क्रीन पर। 2662 का स्तर है। अमित सेठ, इस पर एक राय देंगे आप प्लीज, ये क्या ट्रेड चलेगा आगे? काफी दिनों बाद इस तरह की हरकत टाइटन में देखने को मिली है। टाइटन ओवर द ईयर आप कंपेयर करें तो सिर्फ 5% बढ़ा है। हर्षिता मैम, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, कंटिन्यूस हायर लोज बन रहे हैं और आज स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा है अपने पिछले
4 से 5 दिनों की रेंज को क्रॉस करने पे। लाइन चार्ट पे देखिए तो ऑलरेडी एक स्विंग ब्रेकआउट इसमें आ गया है। टाइटन में भी आज पोजीशन बनाई जा सकती है। 2664 इसका प्राइस है। 2630 का स्टॉप लॉस रखूंगा और 2750 तक के टाइटन में टारगेट्स रहेंगे। 2700 तक के लेवल्स, 2715 25 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये है टाइटन की बात। शरद, आप भी क्या ध्यान देंगे टाइटन जैसे प्लेस पर, कंसिडरिंग होपफुली जब हम फेस्टिव सीजन की तरफ बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ सकती है। वही एक चीज होती है जिस पर नजरें होती है ट्रेडर्स की वैसे, क्योंकि लार्जली गोल्ड प्राइसेस में भी ऐसा कुछ खास रिटर्न बना नहीं है अब की बारी। जो सेफ हेवन बाइंग होती है वो हुई नहीं है। जी बिल्कुल, उसमें करेंसी का भी एक रोल हो जाता है, क्योंकि रुपी जिस हिसाब से डेप्रिशिएट किया डॉलर के अगेंस्ट में, और इंटरनेशनल लेवल पे एक्चुअल में हमको उतनी करेक्शन गोल्ड में मिली नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे तो गोल्ड करेक्ट हुआ, लेकिन चूंकि रुपी डेप्रिशिएट हो गया वो बैलेंस आउट हो गया। बट टाइटन इन वैल्यूएशंस पे जहां फॉरवर्ड एक्सपेक्टेशन इस साल तो डिसेंट ग्रोथ की है 40-41% की, बट उसके बाद उसके बियॉन्ड 18-20% की ग्रोथ की उम्मीद हम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है 50-60 टाइम फॉरवर्ड पे लगभग आपको स्टॉक मिल रहा है। तो मैं इन वैल्यूएशंस पे कंफर्टेबल नहीं होऊंगा नया पैसा कमिट करने। पैसा बचाया जा सकता है इस समय, वहां पर पैसा ना कमिट हो। ट्रेडर्स के लिए हाँ मौका है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नया ट्रेड इसमें बिल्कुल ना ले। इस घंटे यहीं पर थोड़ा बहुत एक्शन जोर पकड़ता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा आयशर मोटर्स है, यूपीएल जैसे ट्रेड्स है जहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके खरीदारी देखने को ज़रूर मिली है। अच्छा, क्योंकि मैंने टाइटन की बात की, मैं देख रही थी और कौन से स्टॉक्स है जिन्होंने इसी तरह के ठंडे रिटर्न्स दिए हैं वैसे इस साल। बजाज फाइनेंस भी उन्हीं में से एक है। बजाज फाइनेंस भी मुश्किल से क्या 4%, 4.5% तक के रिटर्न्स दिखाने वाला शेयर है इस साल। ईयर टू डेट की बात कर रही हूँ, आज की चाल क्या हुई है वो बात अलग है। तो ये थोड़ा बहुत जो चर्निंग हुआ है इन ऑल टाइम फेवरेट काउंटर्स से थोड़ा सा पैसा आप देखिए कहाँ आया। एक तो ऑटो में ट्रांसफर हुआ, कोल इंडिया एनटीपीसी, कोल इंडिया एनटीपीसी रिटर्न्स के लिहाज से ईयर टू डेट कोल इंडिया 58-60% तक के रिटर्न्स, एनटीपीसी भी करीब 36-40% तक के रिटर्न्स दिखा रहा है मेरी स्क्रीन पर। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर पैसा बना है। अब यहाँ पर पैसा कमिट किया बने रहे एनटीपीसी कोल इंडिया में, या फिर आप कुछ चर्न करेंगे इस मनी को, इस प्रॉफिट को शरद? कोल इंडिया वगैरह तो देखिए थोड़ा साइक्लिकल है। जैसे जैसे मुझे लगता है अगले 3-6 महीने में सॉल्यूशन नॉर्मल, मतलब पोजीशन नॉर्मलाइज होती है ग्लोबल स्केल पे, वैसे वैसे वो जो थोड़ा ज्यादा यूफोरिया है वो थोड़ा डाई डाउन हो सकता है। तो वो थोड़ा सा रिस्क है आपको कोल इंडिया में। बट एनटीपीसी वगैरह में मुझे लगता है अभी भी काफी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश आप रख सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि जैसा उनका कैपेक्स का प्लान है और जैसी उनकी डोमिनेंट पोजिशनिंग है, प्लस जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला फोकस है, उसकी कुछ डाइवेस्टमेंट वगैरह होती है, अब तो उसकी बातें भी होने लगी हैं। तो मुझे लगता है एनटीपीसी आप कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड करना, और कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में एटलीस्ट 50% आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कोल इंडिया में 50% प्रॉफिट बुक करे, लेकिन एनटीपीसी में बने रहे। इस बीच वेदांत का स्टॉक का जोर पकड़ रहा है, 270 के लेवल्स आ चुके हैं। फॉक्सकॉन के साथ जेवी के जरिए ये एक सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट गुजरात में सेटअप करने वाले हैं। इस पर कंपनी ने पहले भी डिटेल रखा था कि सेमीकंडक्टर एक स्पेस है जहां पर हम निवेश करेंगे, वहां पर भारत में बड़ा पोटेंशियल देखने को मिला है। सरकार वैसे भी सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेकर आई थी जहां पर इन कंपनियों को इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे। तो $2000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट लगेगा जेवी में, जहां पर फॉक्सकॉन जो एक बड़ा प्लेयर है दरअसल इस बिजनेस में, उसके साथ जॉइंट वेंचर के तहत वेदांता दरअसल इन्वेस्ट करती हुई दिखाई देगी। स्टॉक में 1.5% का उछाल आ गया है। मानस, वेरी क्विकली वेदांत। मेटल में डेफिनेटली कुछ स्ट्रेंथ लग रही है और वेदांता भी तैयार है एक तरह ब्रेकआउट के लिए। तो बिल्कुल अगर एक बीटीएसटी कॉल की तरह लेना हो तो 266 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 278 और 280 के टारगेट के लिए, जो कि 100 डे मूविंग एवरेज है। से 280 तक के टारगेट्स जो 100 डे मूविंग एवरेज के करीब के लेवल्स है, उस तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश में स्टॉक 1.5% ऊपर। शरद, इस खबर को ऐसे आप कैसे पढ़ेंगे? आगे और डिटेल आना बाकी है कि कितना और इन्वेस्टमेंट इसमें, वेदांत का क्या निवेश होगा, क्या कैपेसिटी होगी, वो सब आएगा आगे। लेकिन ये जो बस थोड़ी बहुत खबर आई है उससे कैसे देखेंगे आप? देखिए, खबर तो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिहाज से हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट पे कही है पूरी तरीके से लगभग, क्योंकि फैब प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह है नहीं। तो ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और वेदांता और बाकी मेटल स्टॉक जिन वैल्यूएशन पे अभी भी अवेलेबल हैं वो काफी सस्ती वैल्यूएशन है,
और डॉलर इंडेक्स अगर हमारे अनुमान के हिसाब से लगभग पीक आउट कर गया है और वापस एक करेक्टिव फेज में जाना चाहिए, तो शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है आपको मेटल्स में एक रैली दिखाई दे। और वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता है पूरी मेटल स्पेस अट्रैक्टिवली वैल्यूड है और यहाँ से एक मतलब गुंजाइश है बिल्कुल एक 30-35% री रेटिंग होने की। वेदांता पे आपका ये व्यू है। इस बीच याद रखिएगा वो जो ACC के ऑप्शन के बारे में हम बात कर रहे थे, जिससे मानस से डिस्कशन भी हुआ, इसको मैं कह रहा था कि आई थिंक इसको मैं 62 पे देख रहा था, 85 पे ट्रेड कर रहा है। लुक एट दैट, आई मीन 2500 स्ट्राइक कॉल ऑप्शन। अब 17 रुपए का मूव वहां से भी आ चुका है। इट्स नाउ ट्रेडिंग एट 102 डे हाई पर 61 रुपीज, 61 रुपए के इजाफे के साथ। और एक सेकेंड आई थिंक एक टाटा केमिकल भी लेके आइएगा, जिसपे इस कार्यक्रम में काफ़ी चर्चा हुई, वो भी इस दौर की नई ट्रेजेक्ट्री में। यस, एट 1162 इट्स एन ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर टाटा केमिकल। शानदार क्लोजिंग इस स्पेस में। अब एक काम करते हैं, जरा क्लोजिंग का डेटा देखते हैं और शॉर्ट लॉन्ग कॉम्बिनेशंस देखते हैं। और डेटा मैं आपको थोड़ा सा हीट मैप का दिखाता हूँ। टॉप लॉन्ग्स, टॉप शॉर्ट फॉर द डे, और साथ ही साथ लॉन्ग अनवाइंडिंग और फ्रेश शॉर्टिंग कैसे कैसे हुई है। आइए एक एक करके आते हैं हीट मैप पे। जरा लेके आइए डायरेक्टर साहब। सुबह जब हमने इस मैप को देखा था तो करीब 113 एडवांसेस थे। ऑल दो इंडिसेस अगर आप देखें अपने आज के ब्रेकआउट पॉइंट, आज के अगर आप देखें उस पॉइंट जहां से थ्रस्ट जनरेट हुआ था 911, लौट के फिर वहीं पे आ गया। बट स्टिल अगर आप लॉन्ग्स की अगर आप रेशियो को देखें, इंटैक्ट 116 एडवांसेस, दैट्स गुड। ये परसिस्ट और आई थिंक कहते हैं सस्टेन रहना, वो है। HL न्यू हाई, दीपक नाइट्राइट नॉट एग्जैक्टली, नवीन फ्लोर नॉट एग्जैक्टली, ACC ऑल टाइम हाई, और अतुल लिमिटेड केमिकल स्पेस में अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग मूव था। PVR में शॉर्ट कवर हुआ, अंबुजा में अगर आप देखें शॉर्ट कवर के जरिए नया है बना। रैमको सीमेंट्स ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने की तैयारी करता हुआ, वेरी गुड, काफी स्ट्रॉन्ग डेटा। आते हैं शॉर्ट और साथ ही साथ जो लॉन्ग अनवाइंडिंग का आंकड़ा था वो क्या था। शॉर्ट के क्रम में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, कोल इंडिया, बंधन बैंक, लॉरस लैब्स और एमएक्स फाइनेंशियल्स, ये कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे ग्रेनुअल्स में और सिंजिन में, JSW स्टील में और कोलगेट में देखने को मिली। और अगर मैं कुछ आंकड़े को देखूं, टॉप सेक्टोरियल OI गेन इस क्रम में केमिकल्स लीड करते हुए 8.4%, सीमेंट में 5.3%, साथ ही साथ कैपिटल गुड्स में 4.8%। अच्छा, कैपिटल गुड्स में आज बहुत चर्चा नहीं हुई, जिसमें सारा का सारा तो देखिए मोमेंटम जो था वो डिफेंस स्पेस में HL निकाल के ले गया। बाकी अगर आप देखें वोल्टास में 14.4%, हेवल्स में 1.3, बट प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और साथ ही साथ वर्लपूल, एक चीज़ विजिबल है कि वाइट गुड सेगमेंट में धीरे धीरे जो बाइंग है मर्ज हो रही है। हेवल्स हो गया, आपका वर्लपूल हो गया, आपका वोल्टास हो गया, सब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेरिएशन। एस्टेल में आज शॉर्टिंग हुई है, बट कमिंस का डेटा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, करीब 4.4% OI गेन कमिंस में आज देखने को मिला। चलिए इस शानदार क्लोजिंग को और बारीकी से देखने के लिए, समझने के लिए चलते हैं हर्षदा के पास वॉल पे। हर्षदा, ओवर टू यू। दमदार स्थिति भारतीय बाजारों में साफ देखने को मिली। 17,926 के लेवल्स पर निफ्टी और करीब 140 अंकों तक की बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक में खरीदारी आज के सत्र में चौतरफा थी। 300 पॉइंट का उछाल मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिला है। और सेक्टोरली आपको मैं बता दूं, आज बैंकिंग काउंटर्स, टेक्नोलॉजी काउंटर्स, रियल एस्टेट काउंटर्स, इन सब में तेजी देखने को मिली। और ये तेजी इतनी कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरे दिन दरअसल बढ़त पर ही रहा है। करीब 1726 बढ़ने वाले शेयर, गिरने वालों की संख्या करीब 1126 के आसपास थी। निफ्टी बैंक 150 पॉइंट से ज्यादा तक का इजाफा दिखाता हुआ, लेकिन निफ्टी आईटी देखिए 380 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिली। सेक्टोरली फटाफट दिखाइएगा यहां पर क्या कुछ हुआ है। चुनिंदा ऑटो काउंटर्स थे जहां पर तेजी की पोजीशन जरूर जुड़ती हुई दिखाई दी थी। ऑटो इंडेक्स 26 पॉइंट ऊपर है आज के दिन। मेटल्स में हमने देखा टाटा स्टील, JSW, सेल, ये कुछ काउंटर सेकंड हाफ में भागते हुए। फार्मा के लिए एक डाउन डे था। रियल एस्टेट पैक में हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। FMCG सेक्टर में भी थोड़ा सा साइडवे मूव देखने को मिला है। 2% की तेजी निफ्टी रियल्टी में जरूर नजर आई। चलिए आपको दिखाते हैं हीट मैप जो आपको पूरी तस्वीर दिखाएगा इस बाजार की। ज्यादा तेजी वाले ट्रेड्स देखने को मिले हैं। खरीदारी देखिए कहां हुई। अदानी पोर्ट के लिए एक और विनिंग सेशन रहा है। 3.5% तक का इजाफा यहां पर। टाइटन ने हमने देखा करीब 2.5% तक की तेजी दिखाई। लेकिन टेक्नोलॉजी प्ले में टेक महिंद्रा 2% ऊपर, तो 1.5% का इजाफा इन्फोसिस
इन्फोसिस में देखने को मिला। ये दो काउंटर्स जो मजबूत थे। दूसरी तरफ HCL टेक 0.5% ऊपर, TCS में भी 0.5% तक की बढ़त देखने को मिली है। बैंकिंग काउंटर्स का भी सहारा था आज, तो एक्सिस बैंक टॉप मोस्ट ट्रेड 2% तक की तेजी देखने को मिली। इसके बाद हमने देखा बजाज फाइनेंस जैसे ट्रेड्स थे जो चलते हुए दिखाई दिए थे। कुछ और बैंकों में ICICI बैंक 907 के आसपास आया, यहाँ पर भी लगभग 0.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। टाटा मोटर्स के लिए एक मजबूती वाला सत्र जरूर साबित हुआ है, लेकिन आज दिलचस्प खबर 1% ऊपर जाकर टिका है, जहां पर एक अखबार ने ये रिपोर्ट किया कि बिस्लरी को अक्वायर कर सकता है टाटा ग्रुप, चाहे वो टाटा कंज्यूमर के जरिए हो या फिर टाटा सन्स के जरिए, लेकिन उस स्पेस पर नजरें होंगी। स्टॉक 1% ऊपर आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी आज हमने देखा 1% तक की तेजी। सन फार्मा, HUL, HDFC, नेस्ले, श्री सीमेंट, ये कुछ स्टॉक्स थे जो चले नहीं, लेकिन अल्ट्राटेक जैसे काउंटर्स, ACC अंबुजा जैसे काउंटर्स में तेजी जरूर देखने को मिली है आज के दिन। तो ये है मार्केट की ओवरऑल चाल। 97 अंकों की बढ़त पर डे हाई से थोड़ा सा हल्का जरूर हुए हैं, लेकिन 17,930 पर दरअसल ये इंडेक्स जाकर टिका है। निफ्टी बैंक 40,560 के आसपास आता हुआ करीब 140-45 अंकों तक का इजाफा देखने को मिला है। कुल मिलाकर एक मजबूत सत्र आज भारतीय बाजारों के लिए। अब लेकर आते हैं कि सीधा सौदा में आशीष और सुमित के बीच जो मुकाबला हुआ उसमें रिटर्न्स कैसे बने हैं, किन किन स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा हरकत दिखाई। तो आशीष ने हाल रखा था अपने पोर्टफोलियो में मॉर्गन स्टैनली के अपडेट के साथ 7.5% के रिटर्न्स वहां। अंबुजा सीमेंट 4.5% ऊपर। उमंग डेयरी, रामकृष्ण फोर्जिंग्स, ये वो तेजी वाले ट्रेड्स थे। अब आइए आप सुमित की तरफ। तो सुमित ने टाटा इन्वेस्टमेंट, रैडिको खैतान, PVR, विनाइल केमिकल जैसे ट्रेड्स पर दाव खेला, जहां पर 4% और 6.5% तक की तेजी टाटा इन्वेस्टमेंट और रैडिको खैतान में बनती हुई दिखाई दी है। कुल मिलाकर बहुत ही शानदार सत्र आज का, भले ही ऊपरी लेवल से हम थोड़े से हल्के जरूर हुए हों, लेकिन 100 पॉइंट ऊपर जाकर टिका है आज इंडेक्स। चलिए इसी के साथ वीरू और मैं लेंगे आपसे इजाजत। कल सुबह फिर मुलाकात होगी, लेकिन खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर जारी रहेगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।